हेलो एंड वेलकम टू द सेशन गाइस। आई एम स्नेहिल स्पर्श और ये ओरिएंटेशन सेशन है द एसे एज एंड एसे राइटिंग कोर्स फॉर बीपीएससी का। ठीक है, तो आइए पहले पहले हम लोग जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एसे का पेपर है वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं इसे ऐसा बोल रहा हूँ कि इट इज़ द हाईएस्ट यील्डिंग पेपर ऑफ बीपीएससी एग्ज़ाम। ठीक है, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाऊंगा, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे एसे का पेपर इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इन बीपीएससी एग्जाम। ठीक है, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या दिक्कत है, ऐसी क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट कि दे फेल टू स्कोर गुड मार्क्स इन एसे। ठीक है, और इसी बात को समझाने के लिए मैं ये भी चीज़ हाईलाइट करूंगा कि क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं ऐसे के पेपर में, जिस कारण से उनके नंबर कम आते हैं। ठीक है, तो फिर इन सब बातों को समझने के बाद कि क्या दिक्कत है, क्या वो मिस्टेक्स हैं जिस कारण से आप ऐसे में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। अगर मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि ये सब दिक्कतें हो रही है जहाँ पे आपको नंबर नहीं आ रहे, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँ। तो इसीलिए इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि हम लोग एक अच्छा ऐसे किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ गुड ऐसे, और ये गुड ऐसे क्या है, इसी को समझने के लिए हम रोका प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। रोका प्रिंसिपल जो है वो एक प्रिंसिपल है जो कि सब्बीर सर ने डेवलप किया था, और उन्हीं से मैं भी सीखा हूँ ये। तो उन्होंने ये बताया था इसमें कि किस तरीके से अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स का ध्यान रखते हैं, तो आप अल्टीमेटली जो ऐसे लिखेंगे वो अपने आप ही जो है एक अच्छा ऐसे बन जाता है, कुछ बेसिक्स का अगर आप सही से ध्यान रखते हैं तो। ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे के पेपर को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, और हम इस काम को करने में इस कोर्स के थ्रू द एसे एज कैसे आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस कोर्स के अंदर, इस सेशन के अंदर में आपको बताने वाले हैं। और इससे पहले कि हम सेशन के अंदर आगे बढ़ें, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको मिस कर देते हैं, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स से ये गलती हो जाती है कि वो ना कभी भी जा करके सिलेबस नहीं देखते हैं कि बीपीएससी के अंदर में एसे का सिलेबस है क्या आखिर में। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस आपके लिए डाल दिया है एसे का। जो एसे का सिलेबस है, अब देखिए ये बहुत ही बड़ा गाइड होने वाला है आपका, क्योंकि आप ऐसे हवा में ऐसे प्रिपेयर नहीं करेंगे कि कौन सा भी ऐसे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पढ़ी क्या क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये मोरल और फिलोसफिकल ऐसे पूछ सकते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऐसे। देन ये बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल ऐसे पूछ सकते हो। हाइपोथेटिकल ऐसे मोर और लेस मोरल और फिलोसफिकल ऐसेस के ही लाइन्स पे होता है, उस दोनों को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो टेम्पलेट होता है वो सेम होता है। तो मैं इन दोनों को एक कंसिडर कर रहा हूँ। देन दे आर सेइंग कि वो ऐसे रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ पढ़ेंगे, पूछ सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही आपको ऐसे पता चला ना कि इन सब जगह से पूछा जा सकता है, तो आपके दिमाग में अब चमकना चाहिए कि आप सोशल के अंदर में क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं इस साल जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दो टॉपिक तो एवरग्रीन टॉपिक है, वुमेन का और एजुकेशन का। ये दोनों टॉपिक से तो कभी भी आपको क्वेश्चन आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। पर इसके अलावा भी सोशल में बहुत सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप खुद सोचिए, अभी क्या हो रहा है, मणिपुर में इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन पूछते मणिपुर क्राइसिस के बारे में, है ना। सिमिलरली अब इकोनॉमी में जाइए, इकोनॉमी में कैसा पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पहले तो फिर से देखिए कि हम लोग का जो देश है उसमें लगातार इकोनॉमिक स्लो डाउन और ये सब की इशूज आते रहते हैं, बजट आते रहता है। तो कोई भी इकोनॉमिक मुद्दा, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी जो ज़्यादा न्यूज़ में रही है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जब भी बजट पढ़ रहे होंगे अब, तो देखिएगा कि सरकार का किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान था। जो भी चीज़ पे सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया है, आपको उन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उसको रटने बैठ जाना है, बट उसका आपको एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हुआ कि आप उससे रिलेटेड कुछ कोट्स ढूंढ लीजिए, उन टॉपिक से रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेटा ढूंढ लीजिए। ठीक है, उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढ लीजिए, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ लोकल लेवल पे, ठीक है, कुछ नेशनल लेवल पे। इस तरीके से तीनों ही लेवल पर अगर आप कर लेते हैं तो तीनों डायमेंशन में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। सिमिलरली अब देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे क्या पूछा जा सकता है। अब देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे क्या है, अभी सबसे ज़्यादा आपको कौन सा न्यूज़ में दिख रहा है चीज़ सब। एक तो सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखता है वो दिख रहा है वन नेशन वन इलेक्शन वाला बात। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा चीज़ है कि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं कि हम लोग के देश में ये लागू होना चाहिए। तो आपको ना वन नेशन वन इलेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर रखना चाहिए। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से इस साल का एक एक्सपेक्टेड थीम है वन नेशन वन इलेक्शन। इसके अलावा पॉलिटिकल चीज़ में आप जानना चाहेंगे तो आप क्या पूछ सकते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं जो फ्री देने का कल्चर है, रेवरी कल्चर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, वो भी क्योंकि बहुत लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। अभी अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है ना, उसी वहीं से इस वर्ड को उठाया गया था, रेवरी कल्चर, दिल्ली के ही इलेक्शन से। तो वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप रिलीजियस में जाएंगे तो देखिए, इस साल क्या होता, महाकुंभ का मेला हुआ था, 144 साल बाद हो रहा था। तो समझ रहे हैं ना कि इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट इवेंट था। तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर हो वो इससे रिलेटेड आपको एक ऐसे दे दे।
ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, खुद से सोचिए, क्योंकि अब देखिए महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा था, तो क्या होगा कि जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उन सब ने इसको कवर किया होगा। तो जो आपका क्वेश्चन सेटर है उसकी नज़र से होकर के ना ये टॉपिक बहुत बार गुजरा होगा। तो जब बहुत बार गुजरा होगा तो चांसेस है कि उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं रह गया होगा कि यार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी मैं बताना चाह रहा हूँ मैं ये जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ अभी, इसके थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे को प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं होता है कि हम हवा में सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने बैठ जाएं, कोई भी रैंडम थीम उठा करके प्रिपेयर करने लगे। इट शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिर ऐसा हो जाए कि आप मेहनत बहुत करेंगे बट आपका नंबर जो है ना उसमें वो मेहनत रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप खुद से दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आप में से कितने लोगों ने अभी तक ये एक्सरसाइज किया था। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। देखिए जब तक हमको कोई नहीं बताया ना आकर के, मुझे भी अगर कोई नहीं बताता जब मैं स्टूडेंट था कि ये चीज़ें करनी है तो मैं नहीं करता। और अभी के टाइम में ये चीज़ें मैं मतलब थोड़ा सा पीछे तो चल रहा है जो हमारा टीचिंग मार्केट है वो, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ खुद से कि ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, इन सब टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या है सबसे बड़ा इशू क्या है? देखिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दिक्कत है गवर्नेंस का इंडिया में। अभी आप कितने बार पढ़ रहे हैं कि मोदी जी लगातार बोलते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसकी बात करते हैं, है ना, कि हम सब जगह को पब्लिक सेक्टर जो है उसमें से कम करेंगे, अपना जो हमारा जो शेयर है हर जगह पे उसको कम करेंगे और हम बस एज ए मीडिएटर काम करेंगे कि हम सबको ओवरसी कर रहे हैं। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट इशू है। सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट इशू है ना, जो भी आप लगातार देखेंगे लैटरल एंट्री हो रहा है लोगों के अंदर। तो अब क्या ज़्यादा सही है, जो जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की डिबेट है वो खुल जाती है, तो ज़्यादा सही जनरलिस्ट का व्यू पॉइंट है या स्पेशलिस्ट का व्यू पॉइंट है। तो आपको ये दोनों ही चीज़ों को समझना होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने जैसे 3 टॉपिक्स देखें, यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर से आपने देखे कितने ढेर सारे आपके पास ऐसे को तैयार करने के लिए थीम्स मिल गए। अब इसी तरीके से देखिए अगला ऐसे कितना डायरेक्ट है, ऐसे रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंट इंडिया और डिजिटल इंडिया। इसका मतलब है कि आपके पास सेल्फ रिलायंट इंडिया का और डिजिटल इंडिया का नोट्स हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। नोट्स क्या प्रिपेयर होगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि नोट्स के अंदर आपके पास डेटा पॉइंट होना चाहिए, कोट होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होना चाहिए। अगर आपको कोई सेइंग ऐसी अच्छी लगी तो सेइंग को रख लीजिए, है ना, ताकि आप उसको चीज़ को ऐसे में यूज़ कर सकें। और बाकी उससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स तो आने ही चाहिए। और बाकी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि डेटा पॉइंट, कोट, ये सब कैसे यूज करना है, ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा ऐसे में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है, ऐसे रिलेटेड टू प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बिहार। अब देखिए बिहार की जैसे ही बात आई तो हमेशा अगर, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही आपसे एक्सपेक्टेड है। तो आपको बिहार का क्या क्या प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है सबसे पहले सोच करके कि बिहार में प्रॉब्लम क्या आता है। देखिए जैसे मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है कि फ्लड आता है लगातार। ठीक है, तो मैं फ्लड के ऊपर पढ़ाई कर लूँगा कि फ्लड क्यों आता है, क्योंकि मेरे ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है या आपके इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी जाएंगे आपसे रिलेटेड इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है कि बिहार के अंदर इतना फ्लड क्यों आता है। ठीक है, तो पहला आपको प्रॉब्लम हो गया कि फ्लड आता है। दूसरा ऐसे ही प्रॉब्लम हो गया कि बिहार के अंदर पर कैपिटा इनकम कम है, बिहार के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो कमज़ोर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इस तरीके से आप खुद भी बैठ करके सोच सकते हैं कि क्या क्या इशूज़ है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बिहार। उसके बाद आपको उसमें से पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उसे देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा पॉइंट लगता है कि हाँ सच में ये प्रॉब्लम है, फिर उसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। और ये लास्ट वाला पॉइंट है कि इससे रिलेटेड टू प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स इन ऑफ बिहार। तो ये तो आपका तीसरा ऐसे आता है जिसमें हमको देखते हैं कि जो भोजपुरी लैंग्वेज है उसमें दिया रहता है कोई ना कोई कोट, उसको हम लोग डिकंस्ट्रक्ट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो वो भी आपको करने के लिए मिल जाएगा आराम से। तो अभी आपको मुझे लगता है समझ में थोड़ा सा आया होगा कि ऐसे को प्रिपेयर किस लाइन्स पे करना है, कौन से एसेस को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब इसका हम लोग समझते हैं जो मैं इस ऐसे के जो मैं इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाला था पहले, जो मैंने पहले लिस्ट डाउन किया था, उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो आइए पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि ऐसे जो है ना वो सबसे हाई यील्डिंग एरिया है बीपीएससी एग्जाम का। देखिए इसको समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम में चलते हैं। क्या आपको पता है कि बीपीएससी के अंदर में टोटल 3 पेपर होते हैं मेंस एग्जाम में, एक ऐसे का, दूसरा GS1 का, तीसरा GS2 का। अब आप मुझे याद करके बताइए कि GS1 के अंदर मैंने जो सिलेबस के पॉइंट्स को मार्क डाउन किया हुआ है, पॉइंट डाउन किया हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, नेशनलिज्म, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ और डायग्राम्स, इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आपने अपने प्रिपरेशन का कितना घंटा दिया था? मेरे हिसाब से हर इंसान इसमें से एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए एक एक महीने का टाइम लिया होगा। ठीक है, एक मंथ में आपने हिस्ट्री पूरा खत्म किया होगा, एक मंथ में आपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स खत्म किया होगा, एक मंथ में आपने ये जो मैथ्स की चीज़ें हैं ये सीखी होंगी। सिमिलरली आप GS2 में जाइए, इसके अंदर पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, ये सारी चीज़ें आपने इंडिविजुअली एक एक महीने लेकर के की होगी। तो मतलब आपने यहाँ पे 4 महीने दिए, यहाँ पे 4 महीने दिए,
तब जा करके आपने 300 मार्क्स का जो सामान था वो कंप्लीट किया, आप 300 मार्क्स में कुछ नंबर लाने के लायक हुए। जबकि एसे का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 10 से 15 दिन दे करके इस 300 मार्क्स में से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बट डिस्पाइट नोइंग दिस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो 10 और 15 दिन भी नहीं देते हैं इसको। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी आयरनी है ये कि एसे का पेपर सबसे ईजीएस्ट है। यहाँ पे नंबर स्कोर करने के लिए आपको सबसे कम एफर्ट लगाना है। आप थोड़ा सा टाइम देंगे, आप अपने कंपटीटर से काफ़ी अच्छा ऐसे लिख के आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम पूरे टाइम हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, कल्चर पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, मैथ सॉल्व करते रहते हैं, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, पर हमको ऐसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। मतलब आप आयरनी को सोचिए और अप्रिसिएट कीजिए कि कैसी बात है ये। मतलब आप खुद से सोचिए, आपको मैं वही बोलूँ कि आपको 300 नंबर से, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे 200 लाएंगे तो आपको ज़्यादा सिलेक्शन आपकी ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी, यहाँ पे लाएंगे 200 नंबर तो कम सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। वहाँ पे तो आपसे नहीं पूछ रहा है कि फाइनल रिजल्ट देखते टाइम कि भाई तुम्हारा नंबर जीएस में ज़्यादा था कि एसए में ज़्यादा था। उनको तो बस इससे मतलब है ना कि आपका फाइनल मार्क्स कितना था। तो कोई चीज़ जो आपको आसानी से नंबर दे रही है, आपको उसको वैल्यू करके वहाँ पे आराम से एक एज बना लेना चाहिए। अगर आप ऐसे में 15 दिन दे देंगे ना, आपको अपने कंप्यूटर से मैं लिख के दे सकता हूँ कि 30 से 40 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। जितना मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं उसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ 4 महीने 120 दिन, यहाँ पे आपने 10 दिन देने की बात की है, 15 दिन देने की बात की है, मतलब 10% अमाउंट इसमें चाहिए आपको टाइम देने के लिए, और आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, फिर भी लोग गलती करते हैं। तो यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे आप उतना नंबर 10 दिन पढ़ के ला रहे, 10% मेहनत में आप यहाँ पे उतना नंबर ले आ सकते हैं जितना आपको GS2 और GS3 में, सॉरी जितना आपने GS1 और GS2 में लाने के लिए आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1/10 मेहनत का नंबर आ रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि दिस इज़ द हाई यील्डिंग एरिया, मोस्ट हाई यील्डिंग एरिया ऑफ BPSC एग्जाम। ठीक है, तो यही मैंने वही बात लिखी है यहाँ पे कि दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आपको लीस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड है। 10 दिन भी अगर आप देते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर दे सकते हैं, पर आपको 10 दिन इसको देने पड़ेंगे। और होता है ना कि हम लोग की टेंडेंसी होती है कि यार बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और इससे एक ऐसी चीज़ है ना जो कि प्रैक्टिस से ही आपको आ सकती है। मैं बैठ करके कितना भी लेक्चर देता रहूँ ना, वो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, पर उस डायरेक्शन में दौड़ने का काम आपका है। और जब तक आप दौड़ेंगे नहीं ना उस डायरेक्शन में, तब तक आपका ऐसे राइटिंग इंप्रूव नहीं होगा। तो मैं ये वादा कर सकता हूँ कि मैं इस कोर्स के अंदर मैं आपको लिखने के लिए मजबूर करूँगा, मैं आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, मैं आपके बदले जाके ऐसे लिख करके प्रैक्टिस नहीं कर दे सकता हूँ, नहीं तो मैं करके आपको नंबर दिलवा देता हूँ। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि ये ना ऐसा पेपर है जहाँ पे हाई स्कोरिंग जो है ना, बहुत ही हाई स्कोरिंग पेपर है। अगर आपको पता हो कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। देखिए, एक ये भी बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हम लोग को ना ढंग से कभी ऐसे लिखने का प्रैक्टिस कराया नहीं जाता है। क्लास 10 तक क्या था, हम लोग एग्ज़ाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले इंग्लिश पढ़ने जाते थे, उसमें अब ऐसे वैसे कभी लिखते तो थे नहीं, ऐसे बैठ करके टीचर लिखाते थे ऐसे। उसका अब हमारे जैसे जो भी लोग थे वो सब जाते थे ऐसे के एग्ज़ाम में जा करके वहीं पे लिख देते थे। तो अब लिख दिए, नंबर भी आ गया वहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ऐसे राइटिंग का एक आर्ट था ना, वो ज़्यादातर लोग नहीं सीख पाए, क्योंकि अब देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक तरीका होता है। जब तक आप उसको उस तरीके को नहीं समझेंगे तब तक आप ना उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग का भी एक स्टाइल होता है, एक फ्लेयर होता है, और वो स्टाइल ना आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही हाई स्कोरिंग पेपर है अगर आपको पता हो कि ऐसे कैसे लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप जानते हैं क्या करेंगे, आप वैसे टाइप का ऐसे लिख के आ जाएंगे ना, जैसे जीएस का पेपर में आप कोई लॉन्ग आंसर लिखते हैं, जैसे आपको जीएस में लिखते हैं ना जो 35-38 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें ही तो 4-5 पेज भरना रहता है। ऐसे के पेपर में क्या रहेगा, 8-9 पेज भरना रहेगा। तो आप ना जैसे उसको भरते हैं वैसे इधर भर के आ जाएंगे और सोचेंगे कि आपको नंबर क्यों नहीं आ रहा है। अरे भाई, नंबर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप जो ऐसे का डिमांड था उसको ही नहीं कवर कर पा रहे हैं। अभी हम लोग आगे समझेंगे उस बात को भी कि ऐसे का क्या डिमांड होता है, लेकिन मैं यही समझा रहा था कि इसीलिए हाई यील्डिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही तरीका जानते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप यूपीएससी के भी एग्जाम में अगर देखेंगे तो 250 नंबर के अंदर में लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 175 नंबर लाए हैं। ठीक है, तो अगर यूपीएससी में लोग 250 में 175 ला सकते हैं तो बीपीएससी में भी ला सकते हैं। बीपीएससी का मैं इसीलिए एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे बहुत ही नया नया शुरू हुआ है। तो अभी हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो यूपीएससी ही है। तो हमको अगर समझना है कि ऐसे कैसे कैसे आ सकते हैं, हमें ऐसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो हमको ज़्यादा डिपेंडेंट होना होगा कि यूपीएससी में क्या क्या ऐसे आते हैं। वही हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है। अपना तो ऐसे का मुश्किल से 8-10 टॉपिक है अपने पास, 2 साल तो ऐसे का पेपर ही हुआ है। ठीक है, और तीसरा बात क्या है कि मैं क्यों इसको हाई यील्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और आपका कंपटीटर भी इतना, आप इतने अच्छे हैं, आपका कंपटीटर भी इतना अच्छा है, तो आप यहाँ पे बहुत मेहनत करके इतना और अच्छे हो गए, तो आपने इतना का डिफरेंस बनाया, इतने पॉइंट आपने एक्स्ट्रा चढ़ाई कर दी।
पर ऐसे का पेपर ऐसा है ना कि इसको कोई आदमी टाइम नहीं दे रहा है, तो आपका कंपटीटर भी यहाँ पे है, आप भी यहाँ पे हैं, और इसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप यहाँ चले जाएंगे। तो अब देख रहे हैं आपने इतने दूर का डिफरेंस बना दिया ऐसे के पेपर में। इसीलिए मैं इसको सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग पेपर कह रहा हूँ। मैं बस इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कम टाइम में कर लेंगे, बट क्योंकि आपके कंपटीटर के ऊपर एज बनाने का ऐसे से अच्छा मौका आपके पास कुछ भी नहीं होगा। GS1 GS2 सभी लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छा आंसर लिख रहे हैं तो आपका कंपटीटर भी अच्छा आंसर लिख रहा है, वो भी नंबर लाने के लिए परेशान है। लेकिन समहाउ उसको ये नहीं पता आपके कंपटीटर को कि ऐसे में और आसान है नंबर लाना। तो अगर उसको नहीं पता है तो आपके लिए तो खुशखबरी है कि आप यहाँ पे नंबर ला करके आगे भाग जाएंगे रेस में, और अल्टीमेटली जो लीड लेगा वो जीतेगा रेस में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि ऐसे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, अब एक और जो दूसरा बात था मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि लोग फेल क्यों करते हैं अच्छा स्कोर करने में, ऐसे में क्यों नहीं कर पाते अच्छा स्कोर। तो देखिए, पहला बात तो मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ, वही है कि दे टेंड टू ट्रीट इट एज अ GS पेपर। उनको लगता है कि जैसे मैंने GS के पेपर में आंसर लिख दिया था पॉइंट 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 करके, वैसे ही ऐसे में भी लिख के आ जाता हूँ और मुझे नंबर आ जाएंगे। जो इससे एक लेवल आगे के लोग होते हैं, जिनको इतना मालूम चल जाता है कि भाई इतना तो पता है कि पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखना है, तो वो क्या करते हैं कि वो पैराग्राफ पकड़ते हैं और पकड़ करके एक लंबा सा पेज रहता है, उस पर पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ पैरा भर देते हैं। जैसे GS का आंसर हो उसी को पैरा में लिख दिए और लिख करके आ गए, फिर बोलता है अरे बहुत अच्छा गया था पेपर मेरा तो ऐसे का। फिर नंबर आता है तो पता चलता था यार ये तो उम्मीद के विपरीत हो गया भाई, ऐसे में नंबर तो एवरेज आ गया है, इस चक्कर में सिलेक्शन रह गया रास्ता में। तो फिर उदास होते हैं बैठ करके। तो ये गलती नहीं करनी है हमको। हमें ऐसे के पेपर को GS के पेपर की तरह ट्रीट नहीं करना है। ऐसे के पेपर का अपना यूनिक डिमांड होता है और हमको इस डिमांड जो है यूनिक, इसको पूरे रिस्पेक्ट देनी है, इस पर पूरी तरीके से इन चीज़ों को सीखना है, मेहनत करनी है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि ऐसे में ना ये सबसे मेजर में से इंपॉर्टेंस, सबसे दिक्कत वाली चीज़ क्या है कि आप ऐसे लिखते भी हैं ना, तो कभी भी मान लीजिए आप लिखना भी चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, तो दिक्कत ये होता है ना कि आप कभी भी ना सही आपको फीडबैक नहीं मिलता है ऐसे में कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है। आप किसी के पास लेके जाएंगे, अब उन्होंने खुद ही ऐसे नहीं लिखा होगा। जनरल तौर पे ऐसे के कोई स्पेसिफिक टीचर्स तो है नहीं ना BPSC इंडस्ट्री में। लोग कैसे हैं, ऐसे हैं जो कि ज्योग्राफी पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, वो ऐसे भी पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि ऐसे का पेपर आ गया है। तो जब तक आपका ऐसे में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के लिए तो आपको वैसे आदमी की ज़रूरत होगी ना। आपको ऐसे लिखने के लिए कौन बता सकता है कि कैसे ऐसे लिखना है? जिसको आर्टिकल लिखने में इंटरेस्ट होगा, जो आर्टिकल्स लिखता होगा, है ना, या फिर जो कि बुक्स लिखता होगा, है ना, वैसा आदमी आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि कैसे आर्टिकुलेट करना है आपको अपने आप को, क्या आप गलतियां कर रहे हैं, कैसे आपका जो कोहेरेंस है वो मिस हो जा रहा है बीच में। ये सब चीज़ें आपको एक GS का टीचर नहीं बता सकता है। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डिमांड चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो ऐसे है ना, इसको आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज मैं खड़ा हो गया और ऐसे को लिखना कैसे है सीखना शुरू कर दूंगा। जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं, तब तक आप ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करेंगे। फिर आप मैकेनिकल होकर बता दे सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ सब कुछ। अब कोई मेरे वीडियो को सुन करके यही सब बातें रिपीट कर दे तो वो कर लेगा रिपीट, वो बिल्कुल कर सकता है। बट मैं आपकी कॉपी को देख करके जैसे आपको सजेशन दे पाऊंगा ना, वैसे नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि मेरा राइटिंग में इंटरेस्ट है। मैं अभी आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगा अपने लिखे हुए आगे कि मैं कैसे आर्टिकल्स लिखता हूँ, वहाँ से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि इस आर्टिकल को कैसे लिखा, मैंने कैसे सोचा कि मैं इस आर्टिकल को इस तरीके से आर्टिकुलेट कर सकता हूँ। तो जब तक आपको आदमी ऐसा आदमी नहीं है जो कि खुद लिखता है, तब तक उसको ना आपको सिखाने के लिए फिर वो बेसिक चीज़ें मैकेनिक की तरह, मैकेनिकल होकर के सब कुछ रोबोट की तरह बता दे सकता है। बट आपको फिर वो ये काम करने में कभी नहीं कर पाएगा कि आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट करके आपको ये सिखा पाए कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ये रीज़न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए, क्योंकि अब क्यों फेल होते हैं मार्क्स लाने से अच्छा, और जो है सो हाई यील्डिंग एरिया, ये सब तो बात कर ली हम लोग इसके बाद बात ये करना था कि अच्छा ऐसे होता क्या एक्चुअली में, है ना। ये पॉइंट था हम लोग का कि कॉमन मिस्टेक क्या करते लोग और अच्छा ऐसे क्या होता है। लेकिन उससे पहले ना हम लोग को ये समझना पड़ेगा, मतलब ऐसे की पेपर की डिमांड क्या है ना, क्या हमको करना है एग्जाम हॉल में। इसको जानने के लिए हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा, इस साइकी को समझना पड़ेगा कि आखिर BPSC ने ऐसे का पेपर रखा क्यों है एग्जाम प्रोसेस में। ऐसा क्या चेक कर रहे हैं वो ऐसे के एग्ज़ाम से जो उन्होंने जो सो इसको मेंस में शामिल किया है। फिर UPSC की भी एग्जाम आप देखते होंगे कि ऐसे का पेपर शामिल किया गया है, तो क्यों किया गया है, वो ऐसे के पेपर के थ्रू क्या जज करना चाह रहे हैं आपके अंदर, इस बात को समझते हैं हम लोग। तब हम लोग, अगर हमको ये पता है ना कि हम किस पैरामीटर पे जज हो रहे हैं, तब फिर हम उस पैरामीटर्स को सुधार सकते हैं। अगर हमको यही नहीं पता है कि हम जज किस पैरामीटर के होने वाले ऊपर होने वाले हैं, तो हमको हमेशा दिक्कत होगी, हमेशा अंधेरे में तीर मारते रहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले ये समझते हैं ना कि ऐसे के एग्जाम को रखने का पर्पस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पर्पस है कि ऑब्वियस सी बात है आपके नॉलेज को चेक करना। अब आप सोच रहे हो कि नॉलेज तो यार GS के पेपर में भी चेक हो रहा था, है ना,
कि GS1 में GS2 में ही नॉलेज चेक हुआ, तो फिर उनको एसए का पेपर अलग से क्यों रखना पड़ा नॉलेज चेक करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए कि जब आपका GS1 और GS2 का पेपर आप लिख रहे थे तो आप कैसा लिख रहे थे, कैसे क्वेश्चंस लिख रहे थे, जो क्वेश्चंस आपने पहले से पूरे के पूरे प्रिपेयर किए हुए हैं। आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, उस पर क्वेश्चन आया, आपने उस पर आंसर लिख दिया। दूसरा, आप उसमें पॉइंट फॉर्म में लिख रहे थे, है ना। तीसरा, वो उसमें आपके थॉट को जानने की कोशिश नहीं की गई थी उस क्वेश्चंस में। उस क्वेश्चंस में सिर्फ इतना जानने की कोशिश की गई थी कि बेसिक तौर पर आपको 1857 का रिवोल्ट पता है कि नहीं पता है। यहाँ पे आपके नॉलेज से बस फैक्ट आपको पता है कि नहीं ये नहीं मतलब है। यहाँ पे इनसे आप सब चीज़ का मतलब है कि आप किसी चीज़ के ऊपर क्या व्यू रखते हैं, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक को, ये सारा कुछ यहाँ पे नॉलेज में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे वो ये देखना चाहते हैं। और जब आप 700-800 वर्ड किसी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं ना, तो उसमें आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। और जब आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होगी तो फिर आपका जो एग्जामिनर है ना, वो आपके पेपर के थ्रू ये जज करने की कोशिश करेगा कि क्या ये आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए ठीक है। क्योंकि आप सोच रहे हैं ना कि ये एग्जाम अल्टीमेटली क्यों लिया जा रहा है, ये एग्जाम इसीलिए लिया जा रहा है ताकि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को हायर कर पाए बीपीएससी, ठीक है। तो एसए के पेपर को रखने का लक्ष्य, वो जो पर्पस है, वो ये नहीं है कि आपको बस नॉलेज चेक करके छोड़ देगा, वो आपके पर्सनालिटी को चेक करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप 800 वर्ड एक बार में लिखेंगे ना, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा कि आपकी लीडरशिप स्किल कैसी है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है, आप जो बात करें वो रैशनल है या नहीं है, ठीक है। आपके अंदर कंपैशन देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब आप राइटिंग, आपकी ऐसे राइटिंग हो रही है, तो आप ऐसे तो नहीं है कि यू आर लुकिंग डाउन ऑन पीपल हु आर वल्नरेबल, आप उनको कंपैशन के साथ ले रहे हैं कि नहीं। और देखिए, अगर आपको 50 वर्ड, 100 वर्ड, 200 वर्ड लिखने होते ना, तो आप अपने रियल इमेज को छुपा ले सकते थे, ठीक है, हाइड कर सकते थे। पर जब आप 700-800 वर्ड लिखते हैं, इतने इतने वर्ड लिखते हैं ना, तब आपका रियल जो इमेज है, जो रियल पर्सनालिटी, वो नहीं छुपता है। तो आपके आंसर्स में ये रिफ्लेक्ट होगा कि आपका पर्सनालिटी क्या, आप कंपैशनेट आदमी है कि नहीं है, आप रेशनल है कि नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल है कि नहीं है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि नहीं है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि इंडिया जो है ना, उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहा है, ऐसा करके कोई ऐसे है जिसमें आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आपको दिया गया ऐसे लिखने के लिए। तो अब क्वेश्चन जो है, जो ऐसे है, वो तो बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, तो आपको लिखना तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर है। लेकिन जिस आदमी के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा ना, जिसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाला आदमी होगा, वो प्रॉब्लम्स लिखने के बाद उसके सॉल्यूशन भी बताएगा, ठीक है। तो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप डेवलप कीजिए, और नहीं तो मैं इस कोर्स के अंदर तो आपको सिखा ही दूंगा कम से कम कि कौन से ब्लंडर्स नहीं करने, कम से कम कुछ कुछ पैटर्न को फॉलो करके चलिएगा, तो जो पर्सनालिटी वाली चीज़ है वो भी बहुत हद तक तो छुप जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ट्राई टू लाइक इंक्लाइन योर सेल्फ इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको बीपीएससी चाहती है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें चाहिए, जैसे कि रैशनल आदमी चाहिए, उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो भेदभाव नहीं करता हो, उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो प्रो पुअर हो, जो प्रो वल्नरेबल हो। तो ये सब क्वालिटीज़ आप अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। हम लोग कहते हैं ना कि सिविल सर्विसेज, मतलब अगर आपको जाना है तो सिविल सर्वेंट बनने की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन से आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट दीज थिंग्स ओनली, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने की बात कर रहा है। देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी राइटिंग में आप अपनी बातों को ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एसए के पेपर को रखने के पीछे का पर्पस है। तो आपको इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश, और इन सब के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो चेक करना चाहते हैं, वो है कि आपकी राइटिंग स्टाइल कैसी है। क्योंकि जब आप बन के जाएंगे एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको वहाँ पे बड़े बड़े चीज़ों को फाइल में लिख करके भेजना होता है अपने से ऊपर सबको। तो क्या आप ढंग से लिख सकते हैं, क्या आपको तरीका पता है लिखने का। आप कहीं ऐसा दिशा सुना होगा ना आपने, नीतीश कुमार बहुत ही गुस्सा थे बीच में कि जो लोग आए उनको हिंदी में लिखने भी नहीं आता है। अभी भी आपने देखा होगा बीपीएससी की नोटिफिकेशन में 3-4 गलतियाँ थी, वर्ड मिस्टेक्स थे। तो वो कभी भी जो एग्ज़ाम, जो भी बीपीएससी हो, कभी भी ऐसे लोग को हायर नहीं करना चाहेगी जिनके पास बेसिक राइटिंग स्टाइल भी नहीं हो। तो इसीलिए ये तीसरा पर्पस है ऐसे को रखने का, कि वो आपके राइटिंग स्टाइल को चेक करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना मैं एक आपको पहले ही ये दे रहा हूँ, अलर्ट कर दे रहा हूँ कि अगर आपका जो है ना बहुत अच्छा ग्रिप नहीं है लैंग्वेज के ऊपर, आप बहुत ही स्ट्रांग नहीं है लैंग्वेज में, तो हमेशा ये इंश्योर करिएगा कि अगर एक ये पेज है ना आपका, यहाँ बगल में मैंने पेज बना दिया, देख रहा है आपको, दिख रहा है ये पेज दिख रहा है। अगर ऐसा एक पेज है ना आपका जो एग्ज़ाम का, तो उसके अंदर में आपने यहाँ पे मान लीजिए हेडिंग दिया हुआ है, अपना सब हेडिंग कुछ दिया है, और इसके बाद आप लिखना शुरू कर रहे हैं, तो हमेशा इंश्योर करिएगा कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को, जो आपके पूरे के पूरे पेज है इसके अंदर जो आप लिख रहे हैं, तो अपने मैटर को 3 पैरा में डिवाइड कीजिए, 2 से 3 पैरा में जरूर डिवाइड कीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक लंबा सा पैरा लिखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा गलतियां होने की चांसेस और बढ़ जाएंगी। अगर आप छोटे छोटे पैरा में लिख रहे हैं चीज़ें, तो एक तो पहले आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे एक डायमेंशन में आपने यहाँ पे बात की, यहाँ पे आपने बात किया कि पॉलिटिकल क्या क्या इंप्लीकेशंस है किसी चीज़ के, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं सोशल क्या इंप्लीकेशन है, यहाँ बात कर सकते हैं इकोनॉमिक क्या इंप्लीकेशन है। तो इससे क्या होगा
कि आपका वर्ड भी बच जाएगा, आप 3 डायमेंशन कवर कर लेंगे। और दूसरी बात कि ये देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक पेज में 2 से 3 पैरा लिखें आप। और दूसरी बात कि एक पैरा में ना आप हमेशा 2 से 3 फुल स्टॉप यूज कीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि एंड करके लिखते जाइए। मान लीजिए विराट कोहली के ऊपर लिख रहे हैं आप, अब लिखने लगा कि विराट कोहली इज एज गुड अ क्रिकेटर एज सचिन तेंदुलकर। अब ऐसा आप मान लीजिए आप ऐसा लिख रहे हैं एंड करके, विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर एंड विराट कोहली इज एज गुड एज सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली वॉन मैन ऑफ द मैच इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल। ये बहुत ही जुवेनाइल लगेगा, बहुत ही बचकाना लगेगा, ये समझ रहे हैं आप। आपको अगर ऐसे आप एंड करके लंबा पैरा करते जाएंगे ना, बहुत ही घटिया लगता है वो देखने में। तो इसीलिए अगर आपको बहुत अच्छा कमांड नहीं है लैंग्वेज के ऊपर, आप हमें से छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म करिए। सीधे लिखिए विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर, ही इज कंपीटिंग विद सचिन फॉर द टाइटल ऑफ बेस्ट ODI बैटर ऑफ इंडिया, ठीक है, ही वॉज द मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप। ऐसे करके लिख लीजिए, दैट इज़ बेटर। क्योंकि वो कम से कम ऐसा नहीं दिखा रहा है कि आपको, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर कि मैं किसी 8वें 7वें क्लास के बच्चा का पेपर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेपर में लिख रहे हैं ना, तो उसके बाद भूलिएगा मत कि इसको ना हाईलाइट कर दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे, उनको ऐसे से हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि उससे जो भी आदमी चेक कर रहा है कॉपी, उसकी नज़र उस पर चली जाए। पर इसका ध्यान रखिएगा कि एक पेज में ना 3 से 4 से ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट मत करिए, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा हाईलाइट करने का आपका। फिर आपका पूरा का पूरा लाइन ही हाईलाइटेड रहेगा, सभी अंडरलाइन रहेगा, तो वो इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्पस क्या है ऐसे राइटिंग, ऐसे पेपर को रखने का एग्जाम में, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, अभी मैं और भी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, पर यहाँ पे मैंने जाते हुए कुछ पासिंग जो है आपको आइडिया आपके साथ शेयर किए हैं कि क्या क्या बेसिक गलतियाँ नहीं करनी है आपको, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम लोग और देखते हैं कुछ कि बड़े लेवल पर, ये तो बहुत ही माइक्रो लेवल पर गलतियाँ थी, छोटी छोटी गलतियाँ थी, जो आपको मैंने अभी बता दिया और आप अभी सुधार कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बता रहा हूँ जो कि ये सब गलतियों के बाद भी जो मेजर गलतियाँ हैं, जो कि ऐसे के पेपर में जो अच्छे भी स्टूडेंट अपने आप को काउंट करते हैं ना, लाइक ये सब चीज़ें जो बहुत ही मतलब अच्छे स्टूडेंट होंगे वो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी का पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा है, नॉलेज बहुत ही अच्छा है, उसको राइटिंग स्टाइल उसकी ठीक ठाक है, तो ये सब चीज़ें तो नहीं करेगा, बट ये गलतियां वो बच्चा फिर भी कर सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सुसाइडल हो सकता है आपका जो 180-200 नंबर लाने का जो कोशिश है ना, उसमें अगर 150 नंबर टारगेट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये 50-140 एवरेज मार्क्स ये सब लाना चाह रहे हैं तो आप इन सब के बिना भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर 180-200 नंबर अगर आप लाने की सोच रहे हैं तो यू विल हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। अभी सब क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहला तो जो गलती एक होता है ना, सबसे वो ये होता है ना कि जो नॉलेज है ना, जो कॉन्टेंट है आपका, वो बहुत ही सुपरफिशियल नज़र आता है आपके एसे में, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको इंडियन आर्ट के ऊपर एक एसे लिखना है, तो आपने लिख दिया कि इंडियन आर्ट के अंदर कि इंडियन म्यूजिक इज़ वेरी रिच, ठीक है। फिर आगे इंडियन डांस इज वेरी रिच। अब इंडियन म्यूजिक इज वेरी रिच आप ऐसा सा बात लिख रहे हैं कि इंडियन म्यूजिक इज वेरी रिच, इट इज़ देयर फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, इट हैज़ इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आगे भर के जा रहे हैं इंडियन डांस इज दिस, इंडियन डांस इज दैट, ठीक है। बस तो ऐसे आप लिख रहे हैं, तो ये ना आप कभी भी ऐसे लिख के आइएगा। अब आप कंपेयर करिएगा, आपको मैंने एक ऐसे बता दिया ऐसा वाला। अब मान लीजिए कोई दूसरा आदमी है, वो ऐसा टाइप से उस ऐसे को लिखने जाता है कि इंडियन म्यूजिक इज़ वेरी रिच, और जो इंडियन म्यूज़िक है वो डिस्टिंक्ट पार्ट में रीजनली जो है डिफरेंट टाइप के इंडियन म्यूज़िक पाए जाते हैं। जो उत्तराखंड वाला पार्ट है वहाँ पे हमें पहाड़ी म्यूज़िक देखने के लिए मिलता है, जो कि बिहार वाला पार्ट है वहाँ पे हमें मैथिली म्यूज़िक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कोई आदमी अगर इस टाइप से लिखना शुरू कर देता है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक के एग्जाम्पल देना शुरू कर देता है, वो बोलना शुरू कर देता है, जब इवोल्यूशन की बात कर रहा है तब, कि इंडिया में बेसिक तौर पर 2 टाइप के म्यूज़िक के स्टाइल्स पाए जाते हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक। जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में कन्फाइंड है, जो कार्नेटिक म्यूज़िक है वो मेजर तौर पे डेक्कन वाले रीजन में कन्फाइंड है। कार्नेटिक म्यूज़िक का जो इमरजेंस था वो 6-7 सेंचुरी के राउंड पे हुआ था। इस टाइप से कोई आदमी लिखना शुरू करता है तो वो जो है समझ रहे कि उसका ऐसे कितना रिच होगा आपसे। आप सीधे लिख के चले गए कि इंडियन म्यूजिक जो है वो अलग अलग टाइप का पाया जाता है, आपने नाम नहीं लिखा, उसने नाम मेंशन कर दिया 3-4। आप बोल दिए कि टाइम के साथ इवॉल्व किया है, उसने इसको ऐसे बताने की जगह ऐसे बता दिया कि कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक दोनों है, हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत ही एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, कार्नेटिक म्यूजिक लेट इवॉल्व किया है। तो अगर इस तरीके से कोई दूसरा आदमी लिख रहा होगा ना, तो हमेशा जो दूसरा आदमी होगा उसका मार्क्स इस रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे और आपके मार्क्स यहीं पर रुकने के चांसेस रहेंगे। तो आपको समझ में आए कि पहले क्या करना है, हमें सुपरफिशियल कंटेंट नहीं लिखना है, हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल्स हों और डिटेल्ड एनालिसिस करें हम। तो अब अच्छे एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, जब हमने शुरू में बात की थी आपको याद है कि हम इन सब टॉपिक के ऊपर पे एग्जाम्पल्स, कोट्स ये सब प्रिपेयर करके जाएंगे। तो जब हम यहाँ से प्रिपेयर करके जाएंगे दैट विल कम टू आवर रेस्क्यू हेयर। जब हम कंटेंट लिख रहे होंगे तब हमारा कंटेंट सुपरफिशियल नहीं होगा और हम ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये पहली गलती है। अब ये तो दूसरी गलती मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी गलती है कि बच्चे तो छोड़िए, टीचर्स भी ये गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उनको ना कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है कि इनोवेटिव स्टाइल में सोचना कैसे है। तो उनका जो ऐसे होगा वो सब कुछ है, आपके इसमें सारी चीज़ें हैं, कंटेंट है, सब कुछ है, ये सब है, लेकिन वो वाव फैक्टर मिसिंग है। ठीक है, जो माइक ड्रॉप मोमेंट आना था वो मिसिंग है। तो अगर वो चीज़ होगा ना तो फिर आपका ऐसे फिर अच्छा मिलेगा आपको मार्क्स, 160 170 जाएंगे, लेकिन वो फिर से मैं जो 200 की बात कर रहा हूँ ना वहाँ जाने से चूक जाएंगे आप। तो वहाँ जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। तो देखिए, आपका इंटरेस्टिंग ऐसे नहीं हो, क्योंकि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। एक, आपके ऐसे में कुछ भी न्यू नहीं है, आप वही सारी बात कर रहे हैं जो पहले से सब कोई करते आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा, आपने कुछ भी इंसाइटफुल नहीं लिखा, आपने कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस नहीं किए। तो अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे ना, तो अब देखिए, आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। एग्जामिनर एक दिन में आपके ऐसे की तरह 100 और ऐसे पढ़ रहा होगा, तो आपके ऐसे को जब पढ़ने वो आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे पहले 20 ऐसे पढ़ चुका होगा। और एक बोरिंग सा लिखा हुआ 8-10 पेज का डॉक्यूमेंट, आपको लगता है कि किसी को पढ़ने का मन करेगा? आपको मैं दूंगा 8 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए, कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे? बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, सबका अटेंशन स्पैन कम हो चुका है आज के टाइम पे। तो आपको ना ऐसे इंटरेस्टिंग वे में लिखना पड़ेगा अपने ऐसे को कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को छोड़ ही नहीं पाए। और अगर आप ये इंश्योर कर देंगे ना कि वो पूरे इंटरेस्ट से आपके ऐसे को पढ़े, बिलीव मी, यू विल फेच मार्क्स लाइक नोबडी एल्स। ठीक है, 200 मैं बोल रहा हूँ, आप सच में ले आएंगे 200 220 से सब कुछ भी ला सकते हैं, कोई कोई लिमिट नहीं होती है इसी के पेपर में कि कितना नंबर पे जाके रुकना है। अगर एग्जामिनर कनेक्ट कर गया ना, अगर मन से पढ़ गया, उसे इंटरेस्ट आ गया, फिर तो आप समझ लीजिए कि आप कितना भी नंबर ला सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं ना, इंटरेस्टिंग जो मैं बोल रहा हूँ कुछ इंसाइटफुल नहीं है, नथिंग नथिंग न्यू नहीं है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ट्री के ऊपर ऐसे लिखिए। अब देखिए, जब मैं आपको बोलूँ ना ट्री के ऊपर ऐसे लिखने, तो ज़्यादातर लोग क्या लिखेंगे ट्री के ऊपर ऐसे, मैं आपको बताता हूँ। वो बोलेंगे कि ट्री क्या होता है, बोलेंगे लिविंग बीइंग है ट्री, जैसे से होता है, मतलब इंसान जो है सो चल फिर सकता है, चल फिर नहीं सकता है, लेकिन ये भी जो है सांस लेता है, इसीलिए लिविंग बीइंग है। ये सब वाट वाट का बात करेगा। ट्री जो सो क्या क्या है, फिर बात करेगा टाइप्स ऑफ ट्री क्या है, फिर बात करेगा कि ट्री क्या क्या बेनिफिट पहुंचाता है हमको, है ना, कि हम लोग कोई इन्वायरमेंटल जो सर्विसेज देता है, हमें टूरिज्म वाला सर्विसेज देता है, डिफरेंट डिफरेंट जो उसका काम है वो सब हैबिटेट की तरह काम करता है। तो ये सब बेनिफिट्स की बात करेगा वो ट्री के। ठीक है, फिर वो बात करेगा ट्री के ऊपर क्या क्या थ्रेट आ रहे हैं अभी, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं सब की बात करेगा कि क्या क्या थ्रेट आ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन में, क्लाइमेट चेंज से कैसे इंपैक्ट हो रहा है, इन सब की बात करेगा। ठीक है, देन वो बात करेगा कि गवर्नमेंट क्या एफर्ट ले रही है इसको बचाने के लिए। तो फिर उसमें हम लोग बात कर लेंगे जितना भी एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के, वर्ल्ड के, उन सब के। ठीक है, और फिर वो इसे को कंक्लूड कर देगा। और ये जो पेपर है, ये कोई कमजोर स्टूडेंट के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एक अच्छे स्टूडेंट के पेपर की बात कर रहा हूँ। वो ये सब एंगल से लिखेगा पेपर को और ही विल फेच डिसेंट मार्क्स। बट मैं जो बात कर रहा था डिसेंट और वाव फैक्टर, उस दोनों के बीच की कमी क्या है मैं आपको अब समझाता हूँ। आपने यहाँ पे समझा कि एक नॉर्मल ऐसे क्या है जहाँ से आपको 160 नंबर, 165 नंबर मिल सकते हैं। अब मैं आपको वो ऐसे दिखाने जा रहा हूँ, वो टॉपिक्स दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से आपको 180 से 200 215 ऐसे भी नंबर मिल सकते हैं। आइए, तो देखिए एक इंसाइटफुल ऐसे क्या होगा। इसके अंदर जो आदमी होगा ना वो भी ये सब बातें करेगा कि वाट क्या है, वाई क्या है इसका, वेन क्या है, वेयर क्या है, हाउ क्या है। ये मैं ऐसे बेसिक तौर पे बोलता हूँ कि किसी भी ऐसे को ना आप इन पांचों डायमेंशंस में खोल सकते हैं, वाई, व्हाट, वेन, वेयर, हाउ। कोई भी चीज़ आप इस 5 डायमेंशन में खोलिए, आपके पास लिखने के लिए ठीक ठाक पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे जैसे ना कि व्हाट टाइप्स ऑफ इसे, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द थ्रेट्स, यहाँ पे व्हाट से खोला गया चारों चीज़ों को। तो इस तरीके से वो भी ये सब पॉइंट्स लिख देगा। जो यहाँ पे जिस आदमी ने लिखा था, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट ने लिखा था, वो भी इन चीज़ों को यहाँ पे लिखेगा, लेकिन बस क्या करेगा कि ये जितने डिटेल में इसको लिख रहे थे ना, उससे यहाँ पे कम डिटेल में लिखेगा, और जो वर्ड्स यहाँ से बचाएगा उसको 2 नए डायमेंशंस खोलने के लिए यूज कर लेगा। अब देखिए हम क्या डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। जो आदमी यहाँ पे लिखने इंसाइटफुल जैसे की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आदमी क्या करेगा कि वो लिखेगा कि हाउ ट्रीज आर डिपिक्टेड इन वेरियस कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा कि ऐसे का ना हर जगह पे जो है सो ऐसे बोला मैं, ट्रीज को ना हर सिविलाइजेशन के अंदर में डिपिक्ट किया गया है। आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उठा लीजिए, इजिप्ट उठा लीजिए, इंडस वैली उठा लीजिए, इंडिया उठा लीजिए, होता ना, किसी भी कल्चर को उठाएंगे आपको वहाँ पे ट्रीज दिखेगा। तो वो ऐसे डिपिक्ट करेगा कि हाउ ट्रीज आर डिपिक्टेड इन वेरियस कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। और कैसे ट्री हर जगह डिपिक्ट हो रहा है, इससे हमें मालूम चलता है कि ट्री जो है ना, इट इज एट द सेंटर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स ऑन द प्लैनेट। ठीक है, डिफरेंट जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस इमर्ज कर रहे हैं उसके सेंटर पे कैसे है ट्री, और सेंटर पे है क्योंकि ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को डायमेंशंस को खोल करके वो ये सब चीज़ें डिस्कस करने लगेगा। फिर वो बात करेगा कि हाउ ट्रीज डिपिक्ट फेमिनिटी। अब फेमिनिटी का मतलब क्या है यहाँ से, कि ट्री जो है इट हैज़ ए गिविंग नेचर,
ट्री आपको सब कुछ देता है, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता है। यहाँ तक कि जो आप पॉल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को CO2 छोड़ के, वो CO2 को भी अपने अंदर ले लेता है और उसके बदले में आपको ऑक्सीजन दे देता है। तो डू यू सी कि कैसे एक ट्री का आपको फेमिनिन कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहा है। तो ही विल टॉक अबाउट दिस डायमेंशन कि हाउ ट्रीज डिपिक्ट फेमिनिटी। यहाँ पे वो 1-2 पैरा लिखेगा, फिर वो बात करेगा अंत में जब कंक्लूड कर रहा होगा तब कि हाउ दे आर सिंबल ऑफ रीजनरेशन एंड ग्रोथ। सो वी कैन लर्न फ्रॉम ट्री कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सर्कमस्टांसेस आर, वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ, बिकॉज इफ वी अप्लाई आवर सेल्फ वी विल बी एबल टू कम आउट एज विनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आया कि कैसे ट्री जो है दे आर अ सिंबल ऑफ रीजनरेशन एंड ग्रोथ। ये एक और एंगल को वो खोल लेगा। अब आप मुझे खुद से सोच करके बताइए कि एक आदमी जिसने ये सब डायमेंशन बस खोले थे और दूसरा आदमी जिसने ये डायमेंशन खोलने का ये 3 एक्स्ट्रा डायमेंशन खोले, क्या मैं इसके कॉपी को पढ़ के खुश हो जाऊंगा या इसको कॉपी को पढ़ के खुश होऊंगा? जब मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, मुझे एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे यार क्या बात किया भाई, हम कभी ऐसे क्यों नहीं सोच पाए थे कि ट्री भी फेमिनिन कैरेक्टर का हो सकता है। हम ऐसे क्यों नहीं सोच पाए थे लिखने टाइम कंक्लूजन कि यार कि जो ट्री जो है ये एक रीजनरेटिव पावर जो है इसका, इससे हम लोग सीख सकते हैं और अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जब आप ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे जो चीज़ों को लिखेंगे, तब जाकर के आपके जो नंबर्स होंगे वो अचानक से एक ही बार में स्काई रॉकेट कर जाएंगे। ठीक, और ये लिखने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, ट्रस्ट मी। मैं आपको ये मुश्किल से 3 से 4 सेशन के अंदर में करना सिखा दूंगा। जस्ट क्या होता है ना कि हम लोग इतने ज़्यादा, मतलब होता है ना, हम लोग का जो नॉलेज बेस है वो ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग की थिंकिंग कैपेसिटी इतनी हॉलो टाइप की हो गई है ना कि हम सोचना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले ही जगह पे हमको मिल जाए जो चीज़, वही लिख देंगे। थोड़ा सा रुकिए, जो आपने एक राउंड सोचा है उसके अंदर थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश कीजिए। आप जैसे ही कोशिश करेंगे ना जाने की, ऐसी 10-12 बार कोशिश करेंगे, यू विल सी कि अपने आप आपको ये सब चीज़ें आने लगेंगी। कनेक्ट करना सीखिए, होता है ना, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए इधर से उधर, और आप ये सब करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं आपको वादा कर सकता हूँ ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रही हो, बट बिलीव मी कि इट इज़ वेरी मच डूएबल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि क्या मैं बात कर रहा था कि वाई जो है सो कि इंटरेस्टिंग होना क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज़ंट इंटरेस्टिंग, ये एक मिस्टेक होता है कि आपको इसे 100-200 नंबर नहीं देता। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक कि आपका ऐसे जो है ना वो रिलेवेंट ही नहीं होता है। आपको जो टॉपिक में पूछा गया था क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करते हैं। मैं एग्जांपल अभी दूंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको ये टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए बोला गया, वुमेन ऑफ टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम द इमेज वी हैव ऑफ ट्रेडिशनल वुमेन। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं आपको बोलूँ अभी कि सोचिए इस बारे में आप क्या लिखेंगे, आपका क्या क्या पॉइंट्स होने वाला है इसके अंदर। मैं आपको शर्त लगा के बता सकता हूँ कि 10 में से 6 से 7 लोग इस ऐसे में जानते हैं आप क्या लिखेंगे। वो लिखेंगे ऐसे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ वुमेन एंड जेंडर डिस्पैरिटी। कैसे वुमेन्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है अभी के टाइम पे, कैसे जो है सो देयर इज़ अ ह्यूज जेंडर डिस्पैरिटी, हाउ देयर इज़ अ गैप बिटवीन बोथ द जेंडर्स, ये सब बात करेंगे वो, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो वो जो ऐसे लिखेंगे वो इन सब टॉपिक्स के ऊपर लिख देंगे। बट अब आप इसे को ठीक से पढ़िए, इस ऐसे को। क्या ये ऐसे इस बारे में था कि वुमेन के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या ये ऐसे इस बारे में था कि सोसाइटी में जेंडर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, ये ऐसे था कि आज की जो वुमेन है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इमेज वी हैव ऑफ ट्रेडिशनल वुमेन। तो इसका मतलब है कि वुमेन ऑफ टुडे, इसको हम लिख देते हैं एक्स, ट्रेडिशनल वुमेन वाई। ये बोलना चाह रहा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेडिशनल वुमेन का इमेज है उससे आज की वुमेन अलग है। इसका मतलब क्या है कि जो वाई है इट इज़ नॉट इक्वल टू एक्स। तो ऐसे का टॉपिक ये नहीं था कि वुमेन के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या हो रही है। ऐसे का टॉपिक ये था कि वुमेन जो है सी हैज़ इवॉल्व्ड, और जो पुराना जो ट्रेडिशनल ख्यालात है हमारा वुमेन को लेकर के, आज के टाइम में वुमेन उससे अलग है। जो वुमेन है आज के टाइम में उसकी प्रॉब्लम्स अलग है, उसके एस्पिरेशंस अलग हैं, उसकी जो है जो सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए वो अलग है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी बदल चुकी है पहले से। एग्जाम्पल के तौर पे पहले के टाइम में वुमेन के लिए इशू था कि वो जॉब नहीं कर सकती थी, सी वॉज नॉट स्किल्ड इनफ। बट आज के टाइम में क्या दिक्कत है? आज के टाइम में दिक्कत है कि सी इज़ फेसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डुअल बर्डन। उसको बाहर जाके ऑफिस में भी काम करना है और घर आके बच्चे को भी संभालना है, ऐसा उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऐसे का टॉपिक था, ज़्यादातर लोग ये वाला ऐसे लिख देंगे। अब इस ऐसे को आप कितना भी अच्छा क्यों नहीं लिख देते हैं, मैं आप बोल रहा हूँ जितनी चीज़ें मैंने बताई आप सब कुछ करके आ गए, बट आप टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर लिख के आ गए हैं, तो क्या होगा? आपने सही टॉपिक ही नहीं हिट किया है। तो नो मैटर हाउ गुड यू राइट, यू विल गेट एवरेज मार्क्स और इवन बिलो एवरेज मार्क्स इन सम केसेस।
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे को समझें अच्छे से कि टॉपिक पूछ क्या रहा है। अगर आपने कहीं इस टॉपिक को इस तरीके से इंटरप्रेट कर लिया कि ये बोलना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि वुमेन का क्या इश्यूज़ है, क्या डिफिकल्टीज फेस करती हैं, तो फिर आपका ऐसे तो वहीं पे गया काम से। अगर आपने कम से कम ये डीकंस्ट्रक्ट सही सही कर लिया है कि वुमेन ऑफ टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वुमेन, का मतलब है कि दिस एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वाई, और हमको अपना ऐसे इसके अलॉन्ग लिखना है। हमको ये इस्टेब्लिश करना है कि कैसे आज की वुमेन ट्रेडिशनल वुमेन से अलग है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसने जो ट्रेडिशनल वुमेन था उसको आज की वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। आपका एक हेडिंग ये बन सकता है, आपका हेडिंग एक ये बन सकता है कि कैसे जो नई वुमेन है इसकी समस्याएं भी नहीं हैं। आपका एक हेडिंग और बन सकता है कि जो ट्रेडिशनल वुमेन थी उनकी अपनी समस्या थी, इनकी अपनी समस्या थी, जो कंटिन्यूटी है आप उसको भी दिखा सकते हैं इसके बाद कि हाउ एवर though the modern woman is different from traditional women, there are some facets in which the problem has continued. ठीक है, it has surpassed over the generations. ठीक है, तो आप जो इट हैज पास्ड ओवर द जनरेशन, पास्ट बोल दिया मैंने, इट हैज पास्ड ओवर द जनरेशंस। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें बताएंगे उसमें, एक एंगल ऐसे खोलेंगे तो आपको समझ में आ रहा है आपकी ऐसे में एक इंपॉर्टेंट काम था कि आप ये समझे कि इसका टॉपिक पूछना क्या चाहता है एक्चुअली में, जो कि आप यहाँ पे मिस कर देते अगर आप इस टॉपिक पे लिखते। और अगर आप इस टॉपिक जैसे मैंने बताया कि 6 से 7 लोग इस टॉपिक पे लिख के आ जाएंगे, अब आप ये बताइए कि 6 से 7 लोग लिख के आएंगे, इनको कितना नंबर आएगा अच्छा से लिखने पे भी? 140 150। और ये फिर बोलेंगे कि यार मैंने ऐसे पूरा अच्छा लिखा, सब लिखा, पर ऐसे में जो नंबर है ना वो थोड़ा आर्बिट्ररीली दिया जाता है। तो यार तू आर्बिट्ररी नंबर नहीं दिया जाता है, तुम सही से प्रिपेयर नहीं करो, तुम सही से इंटरप्रेट नहीं रहे क्वेश्चन को, और तुम इल्जाम एग्जाम जो ले रहा है उसके ऊपर देना चाह रहे हो, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। हमको तो पहले से ही चीज़ ठीक करनी चाहिए थी। और ये भी जो चीज़ है इसकी भी आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं प्रैक्टिस आपको ये करवा दे सकता हूँ, आप खुद से भी कीजिए, नहीं कुछ होता है तो आप बैठिए घर पे, बैठिए आराम से सोचिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसे का एक्चुअली में टॉपिक क्या था। अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी टॉपिक का डाउट होता है, मैंने यहाँ पे अपना नाम बता दिया आपको, स्नेहिल स्पर्श, मेरा स्नेहिल स्पर्श नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है, और शायद मुझे लगता है मैं दुनिया में इकलौता ही स्नेहिल स्पर्श हूँ। मुझे बहुत खुशी है अपने नाम के ऊपर, यूनिक सा नाम है मेरा। तो आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर दे सकते हैं, बस अपना नाम बता दीजिएगा बीपीएससी से रिलेटेड क्वेरी कर रहे हैं, आप मुझे वहाँ भी डीएम कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं मैसेज, उसके थ्रू बात कर सकते हैं आप मुझसे। पीसीएस पाथवे नाम का, पाथवेज टू सक्सेस नाम का मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, उसके थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, या तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली पिंग कर दीजिएगा अगर आप कोर्स में इनरोल करते हैं तो इस तरीके से हम इसके ऊपर आपसे बात कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक को सोच रहे हैं कि आपने उसको सही से समझा है या नहीं समझा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं अगला कि व्हाट इज़ अ गुड एसे। तो देखिए अभी तक मैंने जब बात की ना आपसे, तो मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें बता दी है कि अच्छा ऐसे क्या है, लेकिन चलिए एक और मैं उसे समराइज़ कर देता हूँ। तो गुड एसे क्या है इसको समझने के लिए ना एक रो का प्रिंसिपल, मैंने पहले बताया कि शब्बीर सर ने ये प्रिंसिपल दिया था, मैंने उनसे सीखा है, इज़ वन ऑफ माई मेंटर्स। तो शब्बीर सर उसमें ऐसा बताए थे कि रो का प्रिंसिपल जो है इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। आर फॉर रेलिवेंस, ओ फॉर ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड ऐसे, सी फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, और ए फॉर एनालिटिकल विथ एग्जाम्पल्स। ऐसा आपका ऐसे होना चाहिए। तो रेलिवेंस क्या है, ये तो जस्ट ऊपर हमने बात की कि और ऐसे शुड हिट द टॉपिक एकदम स्ट्रीट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे में कुछ और ही बात करके आ गए। ठीक है, तो रेलिवेंट होना चाहिए आपका ऐसे, ये पॉइंट तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो, कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका ऐसे। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर का 2 मतलब है। एक तो ये कि मैंने आपसे शुरू में बात की थी यहाँ पे कि इस तरीके से आपके ऐसे का स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, कि एक लाइन लिख रहे हैं, दूसरा फिर चेंज करके पैरा दूसरा लिख रहे हैं, फिर तीसरा लिख रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई स्ट्रक्चर्ड का मतलब, और दूसरा इसके अलावा एक और चीज़ होता है ना कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की आपके ऐसे में 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। इंट्रो होना चाहिए, एक कनेक्टिंग पैरा होना चाहिए, फिर मेन बॉडी होनी चाहिए, फिर पेन अल्टीमेट कंक्लूजन होना चाहिए, एक कंक्लूजन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कैच क्या है कि इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन होना चाहिए, ये तो सबको पता होता है, पर कनेक्टिंग पैरा और पेन अल्टीमेट कंक्लूजन ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर टीचर्स भी आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, अब कनेक्टिंग पैरा क्या होता है कि अगर आप इंट्रो से डायरेक्टली मेन बॉडी लिखना शुरू करेंगे ना, तो इट विल लुक वेरी आर्बिट्ररी कि अचानक से मेन बॉडी में पहुंच गए। तो हमेशा जब इंट्रो हम खत्म कर रहे थे और मेन बॉडी जब हम शुरू करने वाले होते हैं, उससे पहले हम बीच में एक कनेक्टिंग पैरा डालते हैं। ठीक है, अब इस कनेक्टिंग पैरा को यूज़ कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये सब मैं आपको कोर्स के अंदर सिखा पाऊंगा, क्योंकि इतने कम टाइम में सब कुछ सिखा पाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप जान लीजिए कनेक्टिंग पैरा बीच में होता है। बेसिक तौर पर उसमें आइडिया ये होता है कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन की बात की, तो उसके बाद हम एक पैरा लिखेंगे छोटा सा कि वी टॉक्ड अबाउट हाउ दिस इज समथिंग, जैसे ट्री के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम ट्री के ऊपर एक बेसिक सा इंट्रो लिखने के बाद बात करें कि सो वी हैव सीन दैट हाउ ट्रीज वर दिस एंड दैट नाउ in this essay we are going to see how trees impact this, how trees impact our lives, how tree is important for our survival. We will also understand that how, जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाया था ना कि how trees are depicted in various cultures of the world,
then we will look that how trees are very similar to then we will look that how trees do have a feminine character. After that we will understand that ki how trees gives us a lot विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। ऐसे करके आप एक, मैं अभी अच्छे से फ्रेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आर्बिट्रली सीधे कुछ भी बोलता जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आप इस कनेक्टिंग पैरा को लिखते हैं बेसिक तौर पे, तो इस तरीके से एक पैरा होगा बीच में जो आपके इंट्रो को आपकी मेन बॉडी से कनेक्ट करेगा। अब मैं आपको उसको लिख के दिखा दूंगा, कभी ग्रुप में भेज दूंगा किसी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सीधे समझाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है रैंडमली ऐसे बोल करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक कनेक्टिंग पैरा होता है बीच में, देन एक पेन अल्टीमेट कंक्लूजन होता है और फिर कंक्लूजन आता है। अब पेन अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होता है, अगेन ये चीज़ मैं आपको अभी बैठूँ अगर समझाने तो मुझे पूरा 1 घंटा से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो ये भी चीज़ मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। बस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे ही नेट पर सर्च करके जो आपको मिले वो पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज आप जो है मैं कोर्स में अगर आते तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और कैसे इसके थ्रू आपका जो एसे है वो हमेशा प्रॉपर नजर आएगा, ठीक है। अब इसी के साथ एक और बात था कि इंट्रो के अंदर क्या होता है, इंट्रो कैसे कर सकते हैं। इंट्रो का डिफरेंट वेज हो सकता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रो। आप चाहें तो कोट से शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहें तो एनेक्डोट से शुरुआत कर सकते हैं। कई बार आप जो है जो टॉपिक्स होते हैं ऐसे जो इथिकल हैं, जो कि डिफिनीशन जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे साइक्लोन वगैरह किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा, तो वहाँ पे आप डिफिनीशन बेस्ड भी इंट्रो दे सकते हैं। और इसके अलावा आप रिसेंट डेवलपमेंट कुछ हुआ है उससे रिलेटेड भी आप इंट्रो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों है। अब चारों का जो यूज़ होता है ना वो फिक्स होता है कि किसको कहाँ पे यूज़ करना है, थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग बेसिक सा होता है फिर से, लेकिन वो मैं आपको तभी सिखा सकता हूँ जब मैं एसेज मेरे सामने हो। 10 ऐसे हो तो मैं 10 में आपको एग्जाम्पल में बता सकता हूँ कि इस हिस्से में कैसे चारों इसको मैं पहले आपको करके दिखा दूंगा कि देखिए चारों ये ऐसे हो सकता है, बट इस ऐसे का जो डिमांड है ना सबसे अच्छा ये लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो या तो आपको प्रैक्टिस से डेवलप होगा या तो आपको कोई बैठ करके सिखा देगा, थोड़ा थोड़ा समझाएगा और थोड़ा आप खुद से मेहनत करेंगे तब डेवलप होगा। तो इंट्रो इस 4 टाइप का हो सकता है बेसिक तौर पर, मैंने आपको ये बता दिया फिलहाल के लिए। बाकी ये ऐसे का जो चारों टाइप है इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए टाइम चाहिए, तो अगेन यू विल डू दैट इन द अपकमिंग कोर्स, ठीक है। अब आगे हम लोग फिर पेन अल्टीमेट कंक्लूजन की बात कर चुके थे, तो हम लोग को समझ में आ गई कि ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्या होता है। देन जो ऐसे है ना उसमें आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप क्या बनने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं। अगर आप जो लिख रहे हैं वो उसमें आपके पास क्लैरिटी नहीं है और उसमें कोहेरेंस नहीं है, तो फिर जो आप लिख रहे हैं ना उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर आपको नंबर फिर से कम मिल जाएंगे। अगर आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा आपके ऐसे में, कोहेरेंस नहीं दिख रहा है, तो आपका जो ऐसे है वो ऐसा नजर आएगा कि अचानक से तुम यहाँ थे अचानक से वहाँ पहुँच गए, कोई सेंस नहीं बनेगा उस बात का। तो कोहेरेंस और क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसे आ सकती है, तो सबसे पहला तो आसान तरीका कि आप सब हेडिंग्स में डिवाइड कीजिए इसे को, ताकि मालूम चले कि हाँ इस जगह से आप इस तरफ जंप कर रहे हैं, तो रैंडम नहीं है, आपका सब हेडिंग यहाँ से चेंज हो गया है, तो अब आप कुछ और चीज़ पे बात करेंगे। तो एक तो ये तरीका हो सकता है ताकि वो फिर से जो है आर्बिट्ररी नहीं लगे कि अचानक से तो ये पॉलिटिकल डोमेन में बात कर रहा था, ये अचानक से इकोनॉमिक डोमेन में क्यों चला गया, तो ये ना लगे, इसके लिए जरूरी है कि आप सब हेडिंग का यूज करें। और दूसरा कनेक्टिंग पैरा का यूज करें, जो मैं पहली बात कर रहा था कि अगर आप इंट्रो से डायरेक्ट मेन बॉडी में जाएंगे तो आर्बिट्ररी लगेगा, आर्बिट्ररी लगेगा तो क्या होगा, कोहेरेंस लैग कर रहा होगा, तो उससे बचना है हमें। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कनेक्टिंग पैरा डाल देंगे बीच में। हम लोग तो कई बार ऐसा भी करते हैं ना, जैसे आप मेन बॉडी लिख रहे हैं तो मेन बॉडी के अंदर में 4 से 5 डायमेंशंस को आप कवर कर रहे होंगे, तो आप 4 से 5 डायमेंशन जब कवर कर रहे हैं तो आप मान लीजिए एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे जंप कर रहे हैं, तब भी हम लोग क्या करते हैं कई बार छोटा सा 1-2 लाइन का कनेक्टिंग पैरा लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी ऐसे के अंदर में इकोनॉमिक डोमेन में देख ली चीज़ों को, अब आप सोशल डोमेन में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक वाले में 3 पैरा लिख रहे होंगे। अभी 3 पैरा लिखने का यहाँ लास्ट लाइन में ना आप ऐड कर देंगे, नाउ हैविंग सीन द इकोनॉमिक डोमेन लेट्स ड्वेल इनटू द सोशल डोमेन, ठीक है। इस पेज के लास्ट में लिखेंगे तो नेक्स्ट पेज से सोशल स्टार्ट कर देंगे, या सोशल पे पहले पेज पे स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हैविंग सीन द इकोनॉमिक डोमेन नाउ ड्वेल अपॉन द सोशल डोमेन, ठीक है, सोशल फैक्टर्स, ऐसे करके आप चेंज कर देंगे। तो क्या हो रहा है, एक जो आपका मेन बॉडी का डायमेंशन था वहाँ से दूसरे डायमेंशन में जंप करने टाइम, वहाँ से तीसरे डायमेंशन में जंप करने टाइम, इस टाइम पे भी आपने इसे कनेक्टिंग पैरा से जोड़ करके एक कंटिन्यूटी को बनाए रखा। और या तो ये तरीका हो सकता है, नहीं तो आप सब हेडिंग को यूज कर लीजिए तब भी आप कंटिन्यूटी बना रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। और दूसरा बात ये है क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि आदमी अब बात बोलना चाह रहा है कि इकोनॉमिक हम लोग देख ली, चलो अब सोशल देखते हैं, तो ऐसा समझ में आ रहा है ना कि आप पूरे टाइम कंट्रोल में अपने से के, ऐसा नहीं हो कि ऐसे आपके हाथ से छूट गया आप कुछ भी लिखना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका ऐसे हमेशा एनालिटिकल होना चाहिए विथ एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे एक और कैच है, कई बार क्या होता है ना, लोग को जब टेस्ट सीरीज वगैरह वो लिखते हैं ना तो सबको बोलते हैं अरे एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दो, तो वो क्या करेंगे, ये खास करके फिलोसफिकल ऐसे में होता है कि वो ना अपने पेज को एग्जाम्पल से ही भर देते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी एक टॉपिक मैंने आपको रैंडम सा दे दिया कि बोट वाला जो टॉपिक था ना, जैसे यूपीएससी के अंदर टॉपिक था
कि इट इज़ नॉट द वाटर अराउंड अ बोट दैट लेड टू इट्स, होता ना कि डिमाइस, बट इट इज़ द वाटर दैट गेट्स इन टू डेम। ठीक है, ऐसा करके टॉपिक था एक। अब उसके अंदर मैं अपना एग्जाम्पल लिखने लगे हर जगह से कि हाँ भाई हिटलर का जो है बर्बादी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको बाहर से मजबूत फोर्सेस का सामना करना था, उसका बर्बादी इसीलिए हुआ क्योंकि वो खुद से जो है ईगोइस्टिक आदमी था। ठीक है, फिर आप बोल दिए कि ऐसे ही अंग्रेज़ों का जो है ना, अंग्रेज़ों का डिमाइस इसीलिए नहीं हुआ इंडिया में, उनका फॉल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इंडियन से नहीं लड़ पाए, उनका डिमाइस इसीलिए हुआ क्योंकि इकोनॉमिकली वो खुद ही कमज़ोर पड़ गए थे। ऐसे ही आप बात करना शुरू किए कि इंडियन जो किंगडम्स थे वो ब्रिटिशर्स से इसलिए नहीं हार गए क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत मजबूत थे, वो इसीलिए हार गए क्योंकि उनके पास अपने अंदर ही यूनिटी नहीं थी। तो अब ना कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल से भर देते पूरे हिस्से को, और सब जगह बोलते देख लीजिए कि बोट जो है ना इसलिए नहीं डूबा था क्योंकि पानी उसके आसपास था, इसीलिए डूबा था कि पानी अंदर चला गया था। अरे भाई ऐसे का टॉपिक का मतलब ये थोड़ी था कि तुम उसको एग्जाम्पलीफाइड कर दो कि सब एग्जाम्पल दे दिए हम दुनिया भर का, 25 एग्जाम्पल दिए ऐसे में, लो भाई एग्जाम्पल चेक कर लो कि इनको 25 एग्जाम्पल आता था। नहीं भाई, आपको ये नहीं करना था, आपको इसमें एनालिसिस करना था और अपने एनालिसिस को स्ट्रेंथ देने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज करना था। एनालिसिस कैसे होता है इस हिस्से का, ऐसे होता कि बोट अपने अंदर जो पानी घुसता है उसके कारण क्यों डूब जाता है, क्योंकि बोट को इंटरनल स्ट्रक्चर को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। बोट एक्सटर्नली तो बाहर के पानी को झेल ले रहा था, बट जब इंटरनली पानी अंदर घुसेगा तो इंटरनली जो होता है कोई भी सिस्टम वो वीक होता है, तो उसको जो है चोट पहुंचने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा बात लिखते आप, फिर एग्जाम्पलीफाई करते कि किसी भी देश के लिए जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होता है उससे बड़ा चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी का होता है। तो अब क्या होता है, आपने एक पॉइंट लिखा उसको एग्जाम्पलीफाई किया। ऐसे ही आप बात करते कि जो लोग जो है सो अपने इंटरनल चीज़ों को नहीं कर पाते हैं काबू में, वो जो है हार जाते हैं, जो अपने इंटरनल जो है सो कॉन्केस्ट को जीत लेते हैं वो बाहर भी जीत जाते हैं। ऐसे आप एग्जाम्पल में बात कर सकते थे कि गांधी जी के पास भी तो एक आसान तरीका था ना कि हम जो सो लड़ाई करके आज़ादी ले लें, बट गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने पीसफुल रास्ता चुना। ठीक है, तो पीसफुल रास्ता चुना तो उसका अंदर क्या, उन्होंने अपने अंदर एक डिबेट चला होगा ना, उनके इनर डिबेट चला होगा कि यार आसान तरीका तो ये है, बट गांधी जी ने अपने इनर वॉइस को शांत किया, समझाया कि नहीं नहीं, हमको हमेशा मोरल और इथिकल रास्ते पे चलना है। तो उन्होंने जब अंदर की लड़ाई जीती तो बाहर की लड़ाई अपने आप ही जीत ली उन्होंने, और बाहर की लड़ाई इस तरीके से जीती कि इंडिया को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। देखिए बहुत सारे लोग आपको व्हाट्सअप पे बात करते हुए नजर आ जाएंगे जो बोलेंगे कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन जीरो था, गांधी जी ने जो किया उससे जल्दी हम लोग को आज़ादी मिल सकती थी। बट सच्चाई ये है कि गांधी जी ने जिस मेथड से आपको आज़ादी दिलाई थी ना, दैट वाज मोर लाइक रेजिलियंट। अगर आप लड़ाई पीट करके आज़ादी लेते ना तो आप कभी भी उस भारत की स्थापना नहीं कर पाते जो भारत आज है। फिर आप एक अच्छे डेमोक्रेसी की स्थापना कर पाते कि नहीं कर पाते, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा। ठीक है, मैं इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का अलग से बात कर सकता हूँ गांधी जी और जो ये डिबेट चलता है ना हमारे अराउंड की, कैसे गांधी जी के कारण हमको आज़ादी लेट से मिली। ये जो डिबेट है ये इतना हॉलो है कि मैं इसको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दे सकता हूँ इस बात को बोलने वाले लोगों को, लेकिन फिलहाल उसके लिए टाइम नहीं है। मुझे लगता है मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था कि आपका जो ऐसे है उसमें एनालिसिस होना चाहिए, और उस एनालिसिस को जब आप प्रूफ करना चाहते हैं तब आपको वहाँ पे बैक करना चाहिए उसको एग्जाम्पल से, ना कि एग्जाम्पल से भर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी हमने जो बात की, जिसको अगर हम फॉलो करते तो हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, हमें ऐसे को हमेशा कोशिश करना है रिलेवेंट रहे। कैसे रिलेवेंट रहेगा, ऐसे रहेगा रिलेवेंट कि हम टॉपिक को सही सही समझेंगे। दूसरा, हमें ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, तो इसके लिए हमें इंट्रो लिखना है, फिर कनेक्टिंग पैरा देना है, फिर मेन बॉडी लिखनी है, फिर पेनल्टीमेट कंक्लूजन लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड लिखने के लिए हमें हर पेज के अंदर में जो हमारा ऐसे है उसको 2-2, 3-3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। हर पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 फुल स्टॉप आपके आने चाहिए, कॉमा लगा लगा के, एंड लगा लगा के आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। देन आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट और कोहेरेंस होना चाहिए, जो कि सब हेडिंग से कनेक्टिव पैरा से, इन सब चीज़ों से आएगा। ठीक है, देन हम लोग बात की कि एनालिटिकल होना चाहिए आपका ऐसे, और इन सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग है तो इट विल हैव दैट वाओ फैक्टर, और जब वाओ फैक्टर होगा तो दैट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन 180 एंड 200। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, हमने सब कुछ बता दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कुछ कुछ कि ऐसे में आप कैसे अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे जो आप अभी ऐसे लिख रहे हैं उससे एक बेहतर ऐसे लिख करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ये कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई है उसको आप फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे इस डायरेक्शन में ऐसे को लिखने की। और यहीं पे मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, आप में से जो भी लोग मेंस लिख रहे हैं और वो अगर ऐसे को मेरे से चेक कराना चाहते हैं तो मैं 1-2 ऐसे आपका फ्री में चेक कर दूंगा, क्योंकि आपके लिए मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आप बहुत ही आपकी ज़िंदगी का बड़ा मौका होगा, आपके पूरे घर के परिवार के सब लोगों को आपसे उम्मीदें होंगी कि आप अच्छा करेंगे, और मैं उस एक्सपेक्टेशन को भली भांति समझ सकता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप उस मुकाम पे पहुँचे हैं अभी जहाँ पे आप ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो
मैं उस इमोशंस के खातिर इतना आपको कहने के लिए तैयार हूँ कि जितने भी लोग 17th बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, वो अगर मेरे कोर्स में इनरोल नहीं भी कर रहे हैं तो वो लोग मुझे अपना ऐसे भेज सकते हैं। मैं 2 ऐसे सबके चेक कर दूंगा, बिना कोई पैसा लिए, बिना कुछ कहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं आप सबको भाई मानता हूँ और आपके परिवार के जितने भी लोग हैं उन सबकी इज्जत करता हूँ। क्योंकि मुझे सच में, मुझे जब मैं बोल रहा हूँ तो आई एम स्माइलिंग लाइक एन इडियट, बट आई डू अंडरस्टैंड यार कि क्या क्या फीलिंग होती है वो। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए ऑफ़र है। और जो लोग अभी नहीं दे रहे हैं एग्ज़ाम, वो लोग भी ऐसे लिखें। अगर आपको मेरी हेल्प कभी भी चाहिए हो, आई विल बी देयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इस ऐसे में इस प्रोग्राम में आप इनरोल करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर में मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है द एसे एज एंड एसे राइटिंग कोर्स फॉर बीपीएससी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक्स ऑफ एसे राइटिंग सिखाऊंगा। इसके अंदर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रो हैं, टेम्पलेट फॉर राइटिंग मेन बॉडी, जो मैंने पहले आपको बताया नहीं, बट मेन बॉडी के भी ना बहुत सारे टेम्पलेट हो सकते हैं लिखने के। आप रैंडमली ऐसे मेन बॉडी लिखने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए हम लोग ना कुछ कुछ टेम्पलेट्स को फॉलो करते हैं। जैसे एक तो सबको पता होता है, स्टेपल नाम का टेम्पलेट होता है कि भाई सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, इन सब एंगल से सोच लीजिए और ऐसे को बना दीजिए। बट हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पलेट जानते हैं जो कि कर सकते हैं। बहुत आपको नहीं पता हो, आप भी नेट पे सर्च करिएगा, शायद कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तब भी यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ, मैं बहुत ही ढंग से करवाने वाला हूँ कि कैसे आप टेम्पलेट का यूज करके मेन बॉडी को लिख सकते हैं इसके अंदर में। दूसरी बात, इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका था कि इसके अंदर मैं बात करूँगा कि कैसे आपको ट्रांजिशन करना होता है मेन बॉडी से, कैसे ट्रांजिशन करना होता है इनटू द मेन बॉडी फ्रॉम इंट्रो कनेक्टिंग पैराग्राफ के थ्रू। तो वो मैं यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करूँगा। देन फाइनल अल्टीमेट कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें मैं बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देन हम आपको मॉडल ऐसे भी प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स के अंदर में, जितने भी अभी तक बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं उन सब के लिए। और इसके अलावा आपको डिटेल में समझने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा रोका प्रिंसिपल ऑफ एसे राइटिंग और डिटेल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ये क्या होता है, भी मैं आपको कोर्स के अंदर सिखाऊंगा अच्छे से। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इस मेथड को यूज करके मुझे लगता है ना पॉइंट जनरेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसका 2-3 काम होते हैं, एक तो पॉइंट जनरेशन के लिए और एक आपका जो थेसिस स्टेटमेंट होगा, इस दोनों चीज़ के लिए आपको हमेशा डायरेक्टेड ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप आराम से एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं मॉडल इससे पहले इसमें प्रोवाइड करूँगा आपको पीवाईक्यूज़ के, और इसके अलावा मैं आपको ये दोनों चीज़ें, दोनों जो टेक्निक्स हैं ऐसे राइटिंग की, इसको मास्टर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देन इसके अलावा जो मोस्ट रिपीटेड थीम्स ऑफ एसेज हैं उसके ऊपर मैं आपको मॉड्यूल्स दे दूँगा, जो मैं ऊपर बात कर रहा था। यहाँ से आपको बताने की कोशिश की थी मैंने ऐसे कि इस लेक्चर के शुरुआत में ही, कि आप किस किस टॉपिक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अब कोई आदमी मेरे साथ कोर्स में इनरोल कर रहा है तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे बेसिक्स तो दे ही दूँ, उसके सारे जो बेसिक चीज़ चाहिए, तो वो मेरा काम है यहाँ पे दे देना आपको। बाकी आपके दिमाग में अगर कोई और टॉपिक आए तो खुद से अपने लेवल पे कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं जितना करा दूंगा उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ और टॉपिक्स की, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कवर कर दे रहा हूँ। जो मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं, देखिए मैं मोस्ट रिपीटेड थीम बीपीएससी से तो ला नहीं सकता था, तो मैंने यूपीएससी से उठा लिया इसको। ठीक है, यूपीएससी का और बीपीएससी का मिलाकर के जो मोस्ट रिपीटेड थीम्स है, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे विमेंस हो गया, ठीक है, जैसे इसके अलावा आप देखने जाएंगे तो इकोनॉमी हो गया, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ऐसे ही इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी सेल्फ रिलायंट इंडिया पे आ जाएगा, कभी इंडिया ऑफ माई ड्रीम पे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ पे मैं पहले से तैयार करके आपको दे दूंगा। और देन जो है आपको इसके अंदर में डेटा, एग्जाम्पल, फैक्ट्स, हिस्टोरिकल स्टोरी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके अलावा कि कितना ज़्यादा सो इफेक्टिव, हाउ इफेक्टिव द सॉल्यूशन वाज, इवेल्युएट हाउ इफेक्टिव द सॉल्यूशन वाज, डिसाइड वेदर एग्जिस्टिंग प्लान टू बी रिवाइज्ड। दिस इज समथिंग मिस्टेक, ये मैंने यहाँ पे डाला नहीं था, ये गलती से आ गया। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे और बाकी चीज़ क्या है इसके अंदर भी, दोस्तों फ्री ऐसे टेस्ट है। मैं पहले से बता चुका था कि जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो है ही। इस ऐसे वाले कोर्स में आते तो मैं आपका 1-2 टेस्ट लूँगा टाइम टाइम पे। कुछ ऐसे शॉर्ट टाइप के टेस्ट होंगे जहाँ पे मैं आपको इंट्रो लिखने के लिए दूंगा, होमवर्क दूंगा, फिर मैं आपको उसको चेक करूँगा। क्योंकि देखिए, अब एक बार में आपसे जो आदमी इनरोल कर रहा है मैं उसको पूरा ऐसे लिखने तो नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग पार्ट्स में सीखेंगे, पहले इंट्रो लिखना सीखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखना सीखेंगे, पेनल्टीमेट कंक्लूजन लिखना सीखेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअली सब कुछ लिखना सीखेंगे। मैं हर दिन आपको कुछ कुछ टास्क देता जाऊँगा, आपको टास्क मेरे पास जमा करेंगे, मैं उसे चेक करूँगा, और इसके अलावा एंड में मैं एक फ्री टेस्ट कराऊंगा आप सबके लिए, जिसके अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सबके एक्सप्लेनेशन मैं खुद आपके साथ बैठ करके लेक्चर में करूँगा। मैं समझाऊंगा कैसे लिखना था इस ऐसे को, जब आप लेक्चर लिख चुके हो, इसे लिख चुके होंगे उसके बाद। और जितने भी लोग वहाँ पे ऐसे देंगे उनके साथ मैं 1-on-1 कन्वर्सेशन करके उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे ऐसे में बेहतर कर सकते थे कॉपी चेक करने के बाद उनका। एंड देन इसमें जो एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये दिस इज समथिंग दैट नो बडी हैज़ डन इन द फील्ड ऑफ ऐसे, एंड आई एम द फर्स्ट टू डू इट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, कि मैं आपको
इस कोर्स के अंदर मैं कुछ स्पेशल आर्टिकल्स देने वाला हूँ, ठीक है, जो कि वेरियस इंपॉर्टेंट थीम से होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब से। और इन सब के थ्रू ना मैं आपको पहले वो एक आर्टिकल दूंगा, आर्टिकल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे इस सेम आर्टिकल को आप डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफिकल एसेज में यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे ना तो फिर आप समझिएगा कि फिलोसफिकल ऐसे आपके लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जो लोग इसको लेकर के ढोल पीटते रहते हैं ना, बहुत टफ है भाई, क्या होता है समझ में नहीं आता है, आपके लिए ये सबसे बड़ा केक वॉक होगा। मैं आपको पूरी विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ जस्ट अभी, रुकिए आप बस। तो इसमें ऐसा होने वाला आपके साथ कि आपके पास जो एग्जांपल्स है ना, आप उन्हीं को मॉडिफाई करके यूज़ करना सीख जाएंगे, फिर आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी ऐसे में। आपके पास मुश्किल से 15 से 20 एग्जाम्पल आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसी में से कोई ना कोई एग्जाम्पल हमेशा फिट इन हो रहा होगा आपके ऐसे के अंदर। तो ये मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कुछ कुछ तो पोस्ट भी किया था इससे अपने टेलीग्राम चैनल पे, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा रिस्पॉन्स तो नहीं था यार जिससे मुझे मन था। बट जब आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए, तो ये था वो, जैसे आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, द इक्लिप्स ऑफ पाटलिपुत्रा एंड इमरजेंस ऑफ कन्नौज, ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो हम सब जानते हैं कि कैसे 3rd सेंचुरी तक जो है, एडी तक, पाटलिपुत्रा जो था वो सारे हिस्टोरिकल एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। बट हर्षा के टाइम से क्या हुआ कि कन्नौज कैपिटल बन गया था, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादातर लोग हिस्ट्री वाले भी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं कि ये चेंज आया क्यों था, ठीक है, ये चेंज क्यों हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वही आर्टिकल के अंदर में डिस्कस किया है कि वो क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने ये चेंज को फोर्स किया था। तो जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर बहुत सारा फैक्टर्स था। मैं अभी बता नहीं रहा हूँ आपको, आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, आपके पास चैनल पर चला जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। बट उसमें से वन ऑफ द मेजर जो रीज़न था ना वो ये था कि जो पाटलिपुत्रा की इकोनॉमी थी ना, दैट वाज मोर डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, ठीक है। और क्या हुआ था कि जो 3rd सेंचुरी AD, 4th सेंचुरी AD के राउंड का टाइम है, उस टाइम पे पाटलिपुत्रा का जो मेजर ट्रेड रिलेशनशिप था वो रोमन एम्पायर से था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, रोमन एम्पायर क्रम्बल कर जाता है, और जैसे ही रोमन एम्पायर क्रम्बल करता है ना तो जो ट्रेड होता रहता है इनका अफ्रीका साइड से, वो ट्रेड होना बंद हो जाता है। तो जैसे ही वो ट्रेड होना बंद होता है ना तो पाटलिपुत्रा जो कि डिपेंडेंट था ट्रेड पे, वो जो सेंटर था वो वीक होना शुरू हो जाता है। और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट काम बन करके निकल के आने लगता है, ऑक्यूपेशन बन के इमर्ज करता है। तो जब ऐसा होता है तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि कन्नौज बीइंग अ वेरी फर्टाइल लैंड, उसका जो प्रोमिनेंस होता है वो बढ़ जाता है। देखिए, मैंने आपको एक रीज़न बताया, यहाँ पे बहुत सारे और भी रीजंस हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। यहाँ पे आर्टिकल मैंने वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बट मैं अगर अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो बहुत मतलब नहीं रहेगा उसका, तो आप ये आर्टिकल खुद से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, मैंने आपको ये आर्टिकल समझाया, बेसिक इसमें आइडिया ये कि कैसे पाटलिपुत्र से चेंज होकर के जो पावर सेंटर था वो कन्नौज बन गया। अब देखिए, ये सेम टॉपिक जो है ना, सेम जो पॉइंट था आर्टिकल का, इसको मैं कैसे कितने सारे ऐसे में यूज़ करके अभी दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ऐसे का टॉपिक आता है आपके पास, द डिक्लाइन ऑफ वन सिविलाइजेशन इज द राइज ऑफ अनदर। आपके पास ये ऐसे का टॉपिक आपको दिया जाता है, आपको ये ऐसे का टॉपिक मिल रहा है, तो आप कभी भी जैसे आपको ये टॉपिक मिला ना, आप इसका इंट्रोडक्शन ही इसी कहानी से कर सकते हैं कि हाउ पाटलिपुत्राज डिक्लाइन क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कन्नौज टू राइज, ठीक है। फिर आप बात कर सकते हैं कैसे जो ट्रांजिशन है ये रिफ्लेक्ट करता है साइक्लिक नेचर ऑफ सिविलाइजेशन। समझ रहे हैं आप, इस ऐसे को आपने इसमें अप्लाई कर दिया, बहुत ही डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। अब देखिए, अब ये ऐसे से ये ऐसे कितना अलग है। यहाँ पे ऐसे है कि इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ड्राइव द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए, ये जो आर्टिकल था, अगेन यही आर्टिकल यहाँ पे भी यूज होगा, क्यों? क्योंकि कन्नौज को इंपॉर्टेंट बन गया ड्यू टू स्ट्रैटेजिक लोकेशन और एग्रीकल्चरल वेल्थ, है ना। पाटलिपुत्रा इसलिए वीक हो गया क्योंकि जिस टाइम पे पाटलिपुत्रा स्ट्रांग था वहाँ पे ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। जैसे ही ट्रेड वीक हुआ, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हुआ, तो जो पावर सेंटर था वही चेंज हो गया। इससे में क्या मालूम चलता है कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है वो कोर्स को ड्राइव करती है हिस्ट्री के, ठीक है। इसी तरीके से एम्फेसाइजिंग हाउ इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सेफ ट्रांजिशन फ्रॉम पाटलिपुत्र कन्नौज, ठीक है। अब तीसरा देखिए, अब इस दोनों ऐसे के अलावा तीसरा ऐसे देखिए, ये भी कितना अलग है उससे। तीसरा ऐसे बोल रहा है कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो इसमें आप बात करिएगा कि कैसे पाटलिपुत्र का डिक्लाइन मार्क एन एंड ऑफ एन एरा, और कैसे ये ट्रांजिशन रिफ्लेक्ट करता है इम्परमानेंस ऑफ ऑल थिंग्स। तो अब इसमें आप कैसे बात करिएगा कि पाटलिपुत्र वॉज सो गुड बट इट वॉज बाउंड टू कम टू एन एंड। एनी थिंग दैट इज देयर विल लाइक, तो कभी कभी तो खत्म होगी ही ना, इट विल एंड समडे। तो इस एंगल से उस ऐसे को भी खोल सकते हैं, इस आर्टिकल को इस एंगल से भी खोला जा सकता है। देन अगेन एक और देखिए आप कि द राइट टाइम टू अडेप्ट इज बिफोर द स्टॉर्म इज हिट, बिफोर द स्टॉर्म हिट्स। तो देखिए, अब पाटलिपुत्र क्या था, पाटलिपुत्र जो कैपिटल स्टेट था वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं किया, वो पहले भी डिपेंडेंट था रोमन ट्रेड पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए, आगे भी उसी पे डिपेंडेंट रहा। तो जब तक वो चीज़ चलती रही तब तक तो ठीक से चल रहा था, लेकिन जैसे ही रोमन ट्रेड डिक्लाइन किया पाटलिपुत्र का सिग्निफिकेंस कम हो गया। अगर पाटलिपुत्र टाइम के साथ अडॉप्ट कर जाता तो क्या होता, इस केस में पाटलिपुत्रा का प्रोमिनेंस बना रहता। तो यहाँ पे आप क्या बात करने लगेंगे इस तरीके से कि हाउ पाटलिपुत्रास फेलियर टू अडॉप्ट द चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस लेड टू इट्स डिक्लाइन,
और इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है इन द फेस ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो आपने सेम ऐसे को सेम टॉपिक को चौथे ऐसे में भी यूज कर लिया। ठीक है, अब आगे जाइए कि वेन वन डोर क्लोजेज अनदर ओपन्स, यहाँ भी वही बात करेंगे आपकी कैसे पाटलिपुत्र, जब यहाँ पे आप बात करें तो क्या करेंगे आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन राजाओं के कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगेंगे कि जब एक डोर बंद होता है तो दूसरा डोर इमर्ज कर जाता है। ठीक है, तो फिर वहाँ भी वैसी ही बात होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कैसे पाटलिपुत्र जब डिक्लाइन हुआ तो वहाँ पे कन्नौज के रूप में एक नया अपॉर्चुनिटी आ गया हमारे पास। इसी तरीके से नो एम्पायर लास्ट फॉर एवर, उसी टाइप का थीम है। मुझे उम्मीद आ रही है कि अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। अडॉप्टिबिलिटी द की टू सर्वाइवल, वही बात करेंगे कि पाटलिपुत्र कैसे अडॉप्ट नहीं किया, इस कारण से सर्वाइव नहीं कर पाया। अपॉर्चुनिटी ऑफन अराइजेस फ्रॉम एडवर्सिटी, तो अब क्या हुआ यहाँ पे फिर से है कि एडवर्सिटी थी ना देश के अंदर में कि अब कोई जगह नहीं था जो सेंटर की तरह काम करे। तो वैसे जब डिक्लाइन हुआ तो उस टाइम पे जब एडवर्सिटी थी तो वो अपॉर्चुनिटी की तरह किसके लिए काम की, कन्नौज के लिए। ठीक है, तो अगेन सेम जो आइडिया था कि ट्रांजिशन वाला, उसी को यूज करके आप यहाँ भी कर दे रहे हैं। एक और देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये भी टॉपिक के अंदर में आप यूज कर सकते हैं। कैसे पाटलिपुत्रा's रिलायंस ऑन रोमन ट्रेड मेड इट वल्नरेबल टू डिक्लाइन, emphasizing द इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन अवॉइडिंग अ सिमिलर फेट। ठीक है, तो बेसिक तौर पे यही बात है ना कि अगर पाटलिपुत्र अपने सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करके रखता तो रोमन ट्रेड के गिरने के बाद भी शायद वो अपनी जगह पे बचा रह सकता था। तो यहाँ पे भी आप समझ में आ रहा है कैसे आप यूज कर सकते थे। ऐसे ही अंतिम में से है स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। क्या है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, कि कैसे कन्नौज का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन था एग्रीकल्चरल विल था, अगेन इट मेड अट्रैक्टिव चॉइस फॉर द इमर्जिंग किंगडम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेटजी। तो अब मैं देखिए मैंने वो डिटेल में आपको नहीं बताया है क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका था और मुझे डायरेक्शन दिया गया था कि 1 घंटे में ही लेक्चर को ख़त्म करना है। तो आई वॉज इन अ रश टू कम्प्लीट इट, और टैब भी डाउन होने वाला था मेरा, आपको दिख रहा होगा शायद से, अगर नहीं दिख रहा तो पता नहीं, बट 5% बैटरी बचा था तो मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा था। तो आपको लगा यहाँ पे मैं थोड़ा रश कर गया, बट द मेजर पॉइंट इज दैट कि आप इस सेम आर्टिकल को ये समझ पा रहे हैं, इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि कितने जगह यूज कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना सीखें इसको। तो देखिए इस चीज़ को करने के लिए ना सेम ऐसे को सेम आर्टिकल को मल्टीपल जगह पे यूज़ करने के लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं। पहली ये कि आपको ये आर्ट आती हो, और दूसरी ये कि आर्टिकल्स ऐसे हों जहाँ जिसको यूज किया जा सके। तो अब देखिए ये जिम्मेदारी आर्टिकल्स कैसे हों जिनको यूज किया जा सके वो मेरी है। मैं आपको ऐसे ही आर्टिकल्स प्रोवाइड करूंगा जो मल्टीपल जगह पे यूज किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए ना, मैं एक और बताता हूँ। मैं अगर आपको बोलता हूँ गांधी और हिटलर के कंपेरिजन की बात करता हूँ, गांधी हिटलर को कंपेयर करने की, गांधी हिटलर, ये कंपेरिजन मैं आपको अगले क्लास में करके दिखाऊँ कैसे हर जगह यूज हो सकता है। आप राम और रावण को उठाइए, ठीक है, ये जो कंपैरिजन है ये ज़्यादातर फिलोसफिकल ऐसे में यूज हो सकता है। नो मैटर उसमें क्या पूछा गया है, आप किसी न किसी एंगल से इस दोनों को इनकॉर्पोरेट कर ले सकते हैं। ठीक है, मैं कर चुका हूँ, मैं यूपीएससी के अंदर तो ये दोनों को बैठा चुका हूँ, कम से कम हर साल नहीं तो ऐसा समझ लीजिए कि 8 एसेज होते हैं ना हर साल, एक न एक ऐसा तो हर साल ही होता है ऐसे जिसके अंदर में ये दोनों में से एक टॉपिक परफेक्टली फिट हो जाते हैं। तो हमारा तो काम ही उतना है ना, हमको कौन सा 8 ऐसे लिखना है यार, हमको तो एक ही लिखना था, एक में फिट हो गया, मेरा काम चल गया। तो वही था यहाँ पे पर्पस ये नहीं था आपको बताना कि हाँ देखिए मैं कोई करके एक लाइन पर हूँ, पर्पस ये था दिखाना कि सेम आर्टिकल कैन बी यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस। और हमें ना इस ओपन माइंड से हमेशा रहना चाहिए कि अगर हमने किसी एक चीज़ को एक जगह एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था तो जरूरी नहीं कि उसका यूज़ बस उसी कॉन्टेक्स्ट में हो, उसका यूज़ मल्टीपल तरीके से हो सकता है। और ये वाली चीज़ तो मैं आपको मास्टर कराने वाला हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ है, दिस इज समथिंग दैट इज़ माई इनोवेशन, तो आई एम वेरी मच अटैच टू इट एंड आई विल मेक श्योर कि आप सब ये चीज़ को सीख पाएँ। ठीक है, तो ये था। बाकी आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से आर्टिकल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेल रिटन। जो मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि ऐसे शुड बी टॉट बाई समबडी हु इज़ गुड एट राइटिंग हिमसेल्फ, इट शुडेंट बी टॉट बाई समबडी हु इज़ नॉट राइटिंग एनीथिंग बाई हिमसेल्फ और बैठ करके वो दूसरे का सुन करके आपको ज्ञान देते जा रहा है, वो काम नहीं करेगा। तो दिस इज़ लाइक, इसलिए मैं आपको बता रहा था। बाकी आप अगर ऐसे आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो दिस पाथवेज टू सक्सेस एंड आई एम स्नेहिल स्पर्श साइनिंग आउट। आई होप यू लाइक द सेशन और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक तब तक के लिए, गुड नाइट।